सभी को नमस्कार। मेरा नाम है प्रफुल्ल राय और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल DPYQ में। आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन होता क्या है? स्थानीय स्वशासन में जो पावर होती है, जो केंद्र में निहित होती है, उसको हम जो निचले स्तर के लोग होते हैं, ठीक है, मतलब जैसे ग्रामीण स्तर हो गया, जिला स्तर हो गया, उनको पावर जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, ये, और वो खुद से अपना शासन स्वयं चलाते हैं। इसी को कहते हैं स्थानीय स्वशासन। तो निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानीय स्वशासन में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है कि जैसे जो लोकतंत्र है, जो मैनेज होता है केंद्र से, ठीक है, उसको विकेंद्रीकृत कर देना, मतलब कि जो उसका सेंटर था उसको, जो पावर है उसको बांट देना, उसका विकेंद्रीकरण कर देना, मतलब कि उसको लोगों के हाथों में दे देना और लोग अपनी जो समस्या है उसको खुद से सॉल्व करने के लिए उनको पावर दी गई है। अब इसका कुछ इतिहास रहा है। 1870 में जो लॉर्ड मेयो थे, सबसे पहले उन्होंने पंचायतों को कार्यात्मक व वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की थी। 1882 में लॉर्ड रिपन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया इन्होंने, जिसे पूरे देश में, आप ये चीज़ याद रखेंगे कि तालुका बोर्ड में और जिला बोर्ड में इसको स्थापित किया गया था सबसे पहले। जो ये विकेंद्रीकरण है पावर का, तो किसमें? तालुका बोर्ड में और जिला बोर्ड में। ये जो प्रस्ताव है इसको स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब उसका अधिकार पत्र लोगों का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 1907 आता है। 1907 में जो हॉब हाउस थे, ठीक है, CEH हॉब हाउस थे, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन होता है जिसका नाम है राष्ट्रीय विकेंद्रीकरण आयोग, जिसको शाही आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों नाम से अलग अलग क्वेश्चन पूछता है। इसका गठन किया जाता है और यह स्वायत्तशासी संस्थाओं की स्थिति की जांच के लिए ये बनाया गया था, ठीक है। तो किस लिए बनाया गया था ये? जो भी इसके पहले जो संस्थाएं चल रही थीं उसकी जांच के लिए इसको बनाया गया था। फिर वर्ष आता है 1919 का। 1919 में सभी को पता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है, जिसको भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहते हैं। इसके द्वारा जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन में जो ग्रामीण लेवल का है और जो शहर लेवल का है, दोनों को, उसके बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि स्पष्ट प्रावधान पहली बार कब किया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में। वर्ष आता है 1935। जो ये अधिनियम है, इसके द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्णतया राज्य का जो है वो विषय बना दिया गया, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। जो भारत शासन अधिनियम 1935 वाला है, उसके द्वारा इसको पूरा किसको दे दिया? राज्य का, मतलब जो भी प्रोविंसेस थे, जो प्रांत थे, ठीक है, उनका विषय बना दिया गया ये कि अब जो प्रांत हैं, अब मतलब ये केंद्र अब डील नहीं करेगा इसको, प्रांत खुद से डील करेंगे। 2 अक्टूबर 1952, ये आप डेट याद रख सकते हैं। इस दिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम मतलब CDP चालू किया गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू किया गया। और इसमें जो अमेरिका ने भारत की मदद की थी, और अमेरिका में भी जो फोर्ड फाउंडेशन है, जो फोर्ड की गाड़ी आती है, तो फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा हमारी मतलब इंडिया की मदद की गई थी किसको इस्टेब्लिश करने में? CDP को इस्टेब्लिश करने में। और CDP के तहत एक प्रोग्राम पूरे भारत में लाया गया था जिसका नाम था राष्ट्रीय प्रसार सेवा। ये 1953 में आया था। देखिए, जो CDP आया है ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती को 1952 में आया है, और जस्ट उसके एक वर्ष बाद 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा आया है, जो कि असफल ही हो गया बाद में जा करके, ठीक है। महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है कि जैसे जो भी, माई आइडिया ऑफ विलेज स्वराज इज दैट इट इज़ अ कंप्लीट रिपब्लिक इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेबर्स फॉर इट्स ओन वाइटल वांट्स। मतलब कि गांव के जो लोग हैं, ठीक है, उनको ग्राम स्वराज तभी प्राप्त होगा जो उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको वो खुद से वो सॉल्व करें, ठीक है, खुद से वो हल करेंगे और समस्याएं अपनी वो, जैसे जो गांव के लोग होते हैं उनको अपनी ग्रामीण जो समस्याएं होती हैं उनको अपने एकदम ज़मीनी रूट लेवल पर उनको पता होती हैं, ठीक है। जो जब समस्याएं पता है तो उसका हल वो स्वयं कर सकते हैं, जबकि जो अधिकारी वर्ग होता है उसको बेसिक लेवल पर समस्याएं एक्चुअली पता होती नहीं है डिटेल में पूरी।
तो गांधी जी इसी के हित में थे, और सबसे पहले गांधी जी थे जिन्होंने मतलब विकेंद्रीकृत प्रणाली को सपोर्ट किया था, डिसेंट्रलाइज सिस्टम को। और इनका ये कॉन्सेप्ट था कि जो 1,000 लोग हैं, ठीक है, उनका एक गांव बनाया जाए, और वही लोग जो हैं 1,000 लोग जो हैं वो आपस में अपनी समस्याओं को डील करेंगे। और इसी में एक जो कॉन्सेप्ट आता है, जो पूरा का कॉन्सेप्ट है, पूरा का कॉन्सेप्ट एपीजे अब्दुल कलाम जी जो हैं उनके द्वारा दिया गया है, और ये वर्ष 2003 में दिया गया है। ये वर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा का फुल फॉर्म होता है कि प्रोवाइड अर्बन फैसिलिटी इन रूरल एरिया, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में जो अर्बन फैसिलिटी मतलब जो शहरी फैसिलिटी है, ठीक है, उसको प्रोवाइड कराना है। ठीक है, इनका यही कॉन्सेप्ट था कि जैसे जो लोग गांव से शहर में पलायन कर चुके हैं, वो उनको पूरा जब ये पूरा थीम लागू की जाएगी तो धीरे धीरे क्या होंगे, जो शहर के लोग हैं वो गांव की तरफ आएंगे, क्योंकि शहर गांव में भी जब पूरी फैसिलिटी मिलेगी, जैसे लाइट हो गया, सबसे बड़ी समस्या बिजली की है, अगर गांव में पूरी बिजली मिलने लगे तो गांव में भी धीरे धीरे व्यवसाय बढ़ने लगेंगे। ठीक है, अब इसके लिए कुछ कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कमेटी में सबसे पहली कमेटी जो है वो बनती है बलवंत राय मेहता की कमेटी। ये बनती है कमेटी, देखिए आपको ना ये जो महीना है, अब आपको ये भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें महीने भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कमेटी जो बनी है ये बनी है जनवरी 1957 में, और इसने अपना जो रिपोर्ट है वो सबमिट किया कब, नवंबर 1957 में। तो इस कमेटी का काम क्या था, इस कमेटी का काम था हमारा जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, ठीक है, उसको 1952 वाला, और जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा है 1953 वाला, ठीक है, उसका एग्जामिन करना, मतलब उसको कि ये देखना कि ये कैसे काम कर रहा है, क्योंकि बाद में जाके ये तो फेल ही हो गया दोनों, लेकिन उसको मतलब इस समय तक 1957 तक तो वो चल ही रहा था। तो उसकी जांच करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, और इस कमेटी ने क्या क्या सुझाव दिए, ठीक है, इसको देखते हैं। उस कमेटी ने सुझाव दिया कि स्थानीय स्वशासन जो है उसको गांव से लेकर के जिला स्तर तक 3 लेवल पे इसको बांटा जाए। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सपोर्ट किया, मतलब इस समिति ने इसको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा। इसमें जो 3 लेवल हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे ऊपरी लेवल जिला का है, और मध्य में देखिए आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि जैसे यहाँ पे प्रखंड है, ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे तो ब्लॉक लेवल आएगा, तो आपको ये वर्ड ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे प्रखंड यूज़ किया गया है, कहाँ पे ब्लॉक यूज़ किया गया है। ठीक है, फिर निचला स्तर है वो ग्राम स्तर है। अब इसमें जो समिति बनेगी उसका क्या नाम है, देखिए गांव में बनता है ग्राम पंचायत, फिर प्रखंड लेवल पे बनेगा पंचायत की समिति, और जिला पे बनेगा जिला का परिषद। जिला परिषद का जो अध्यक्ष बनाया जाएगा, इन्होंने कहा था कि वो जिलाधिकारी को होना चाहिए। ठीक है, साथ में यह भी सुझाव दिया कि जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो शुरुआत है वो पंचायत समिति मतलब कि प्रखंड स्तर पर होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो शुरुआत मतलब क्या हो गया कि जो भी प्लान्स बनेंगे, ठीक है, वो पंचायत समिति के स्तर पे बनेंगे, फिर वहाँ से वो सारे गांव में जो प्लान है वो उस हिसाब से धीरे धीरे लागू होंगे। इलेक्शन मस्ट बी इनडायरेक्ट, मतलब जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। ठीक है, जैसे जो अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या हो गया कि जैसे गांव के लेवल पे जो चुनाव है वो तो प्रत्यक्ष होता ही होता है, वो लोगों के द्वारा चुना आता है, लेकिन जो उसके ऊपर के लोगों का चुनाव होता है, जैसे जो ग्राम प्रधान हो गया वो किसको चुनेंगे, जैसे मान लीजिए अगर 10 ग्राम प्रधान है, 10 ग्राम प्रधान चुनेंगे किसको, एक ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। ठीक है, फिर ब्लॉक प्रमुख किसको चुनेंगे, ब्लॉक प्रमुख चुनेंगे जिला परिषद का जो भी अध्यक्ष होगा उसको चुनेंगे। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा कि जो चुनाव होगा वो क्या होगा, अप्रत्यक्ष इसमें चुनाव होगा। 12 जनवरी 1958, देखिए हम लोगों ने क्या क्या सन याद किया था, एक हम लोगों ने देखा था जनवरी 1957 में कमेटी बनी थी, और नवंबर में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, अब नवंबर के बाद जस्ट आगे जो अगला महीना है जनवरी का 1958 का, पहले ही महीने में जो एनडीसी है, बी आर मेहता के सुझाव को इसने माना और लागू किया। तो यहाँ पे आप एक चीज़ आप एक्स्ट्रा नोट कर सकते हैं, जैसे जो एनडीसी है आप लोग उसको हिंदी में क्या जानते होंगे, राष्ट्रीय डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, विकास परिषद, इसका गठन कब हुआ था, ये गठन हुआ था अगस्त 6, 1952। ये डेट आप नोट कर सकते हैं। एक्चुअली एनडीसी का जो काम होता है वो क्या होता है कि जो भी पंचायत जो भी प्लान बनाती हैं, ठीक है, तो उसको लागू करवाने का जो काम होता है
माफ़ कीजिएगा, जो भी जैसे जो प्लान जो योजना आयोग के द्वारा जो बनाया जाता है, ठीक है, उसको एनडीसी के द्वारा ही पहले अप्रूव किया जाता है और फिर एनडीसी जब अप्रूव कर देती है तो वो सारा का सारा जो प्लान है वो लागू हो जाता है, ठीक है। तो एनडीसी बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। तो एनडीसी ने बी आर मेहता का जो सुझाव था उसको माना भी और इसको लागू भी किया। लागू कब हुआ, आपको ध्यान देना है कि जनवरी में लागू हुआ और डेट क्या थी, 12 जनवरी, ठीक है। तो इस प्रकार जो बी आर मेहता है उनको पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या फिर इनको शिल्पी कहा जाता है। अब देखते हैं कि प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले ये कहाँ लागू किया गया। तो प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था, ठीक है। देखिए 1959 वाला तो सभी लोग जानते हैं, 2 अक्टूबर 1959 को। लेकिन उसके पहले ये प्रायोगिक तौर पे कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश में और अगस्त 1958 में ये हुआ था, ठीक है। फिर औपचारिक तौर पर कहाँ हुआ था, सबसे पहले जो गांव का नाम है वो बगदरी गांव, जिला का नाम है नागौर जिला और ये राजस्थान में सबसे पहले लागू किया गया था। उसी दिन मतलब 2 अक्टूबर 1959 को ये लागू हुआ था। को पूरे भारत में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उस समय जो पीएम थे उनके द्वारा इसको लागू किया गया। अब जो राजस्थान है उसमें सबसे पहले इसको लागू किया गया था, पहला ऐसा राज्य है इसमें पूरे राज्य में ये लागू हुआ था। फिर ये 3 टियर सिस्टम था, मतलब पहले ग्रामीण लेवल पे, फिर ये मध्यम लेवल पे और फिर जिला लेवल पे, ठीक है। उसके बाद ये लागू होता है आंध्र प्रदेश में जहाँ पे ये प्रायोगिक तौर पे लागू हुआ था, ठीक है। सबसे पहले वो औपचारिक में दूसरे नंबर पे है। फिर आता है असम में तीसरे नंबर पे है। फिर तमिलनाडु और कर्नाटक में ये 1960 में लागू हुआ था, फिर महाराष्ट्र में और फिर बंगाल में 4 टियर सिस्टम लागू हुआ। उसके बाद ये चलता रहता है, प्लान आता रहता है और फिर 1977 में दिसंबर 1977, आपको महीना भी याद करना है। तो दिसंबर 1977 मतलब कि 20 वर्ष बाद एक दूसरी कमेटी बनती है। देखिए 1957 है, 57 से 20 जोड़ेंगे तो 1977 आ जाएगा। तो 77 में 20 वर्ष बाद ये अशोक मेहता समिति बनती है। और ये बनती क्यों है कि जो उस समय पीएम थे मोरारजी देसाई, ठीक है, और उसने जनता गवर्नमेंट उसमें आई हुई थी, ठीक है। और उसी समय इंदिरा गांधी सरकार जो हट गई थी, जैसे हुआ हो क्या रहा था कि इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी, ठीक है। और उस समय तक केवल 1900 आज़ादी के बाद से 1950 से लेकर के 51 से लेकर के 1977-78 तक कभी भी कांग्रेस के अलावा और किसी की गवर्नमेंट बनी नहीं थी। तो सबसे पहली बार जो गवर्नमेंट बनती है किसी भी मतलब अन्य दल की, वो थी जनता दल। तो जनता दल की जब गवर्नमेंट बनती है तो उसके पीएम बनते हैं मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई कहते हैं कि जितना भी ये लोग काम किए हैं उसकी जांच की जाए। तो जांच करने के लिए समिति बनती है, किसकी, अशोक मेहता की समिति बनती है। पंचायती राज के मूल्यांकन और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए समिति बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट है कि ये 13 सदस्यीय समिति है, काफ़ी बड़ी समिति है, ठीक है। इसमें 13 सदस्य हैं टोटल। और अगस्त 1978 में अपनी ये रिपोर्ट सौंपती है, ठीक है। देखिए दिसंबर में समिति बनी हुई है और अगस्त में अपनी रिपोर्ट सौंप रही है। टोटल इसमें 132 इसमें सुझाव दिए गए हैं, ठीक है। और इस सुझाव में जैसे जो पहले वाला था, जो बलवंत राय मेहता वाला था, उसमें 3 टियर और 4 टियर के स्थान पर, जैसे 4 टियर बंगाल में लागू हुआ था लेकिन उनका सुझाव 3 टियर का ही था, ठीक है। यहाँ पे 2 टियर सिस्टम का सुझाव दिया गया था। और 2 टियर में कौन कौन था, तो एक तो जिला लेवल था और दूसरा था मंडल लेवल। देखिए वहाँ पे मैंने बताया था कि वहाँ पे क्या था, पहले प्रखंड था, ठीक है, प्रखंड स्तर था पहले, यहाँ पे मंडल स्तर है। तो वहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंडल का पंचायत हो जाएगा और ये हो जाएगा जिला परिषद। तो यहाँ पे गाँव जो है, गाँव को हटा दिया गया था। अब यहाँ पे कहा क्या गया कि जो मंडल बनेगा, ठीक है, उसमें एक मंडल में 15 से 20 हज़ार लोगों की जनसंख्या होनी चाहिए और 10 से 15 गांव सम्मिलित जब होंगे तब जाके एक मंडल बनेगा, ठीक है। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को इसने समाप्त कर दिया। राजनीतिक दल जो थे इसमें जो ये बी आर मेहता जो है, इन्होंने कहा कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे कि जनता दल हो गया और कांग्रेस की थी और प्लस है जो लोकल पार्टी भी थी, तो राजनीतिक दलों को इन्होंने ये कहा कि आ करके ये मतलब खुले तौर पे आके इसमें चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे अभी भी क्या होता है कि जो ग्राम पे जो चुनाव होता है उसमें कोई पार्टी विशेष का चुनाव नहीं होता है, मतलब कोई पार्टी का प्रत्याशी नहीं उतरता है, ठीक है। तो पार्टी मुक्त अभी भी रखा गया है। तो इन्होंने कहा कि राजनीतिक दल जो है उसको अनुमति दी जानी चाहिए। जो मंडल पे जो अध्यक्ष होगा, ठीक है, उसका चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष होना चाहिए। प्रत्यक्ष मतलब कि जनता के द्वारा, ठीक है। मतलब जो भी 10-15 गांव ये जो कहे थे कि 15 गांव, 10 से 15 गांव मिल करके बनाएगा एक मंडल,
तो इन्होंने कहा कि उसकी जनता जो है वो अध्यक्ष को चुनेगी, और जो जिला परिषद अध्यक्ष का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष होना चाहिए, और जो भी जो मंडल के जो अध्यक्ष होंगे वो सारे अध्यक्ष मिलकर के किसको चुनेंगे, तो जिला परिषद के अध्यक्ष को चुनेंगे। पंचायतों का अगर विघटन हो जाता है तो 6 माह के भीतर उसका चुनाव हो जाना चाहिए। जिला परिषद को शक्तिशाली बनाकर इसे ही समस्त विकास कार्यों का केंद्र बिंदु बनाया गया। ठीक है, तो इसके पहले जो बलवंत राय मेहता थे उन्होंने केंद्र बिंदु किसको माना था, तो उन्होंने माना था प्रखंड स्तर को। ठीक है, यहाँ पे केंद्र बिंदु किसको माना गया है, तो जिला परिषद को। आपको ये सब ध्यान देना है। ठीक है, जो कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जो तुलनात्मक आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो उसमें किसको था, तो उसमें था प्रखंड को, और यहाँ पे किसको केंद्र बिंदु माना गया है, जिला के लेवल को, जो विकास की योजनाएं बनाएगा। ठीक है, और सारा जो क्रियान्वयन है वो मंडल पंचायत के द्वारा उसका होगा। पंचायती राज के अंतर्गत वित्त निगम की स्थापना होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, जिससे वे अपना धन टैक्स लगा करके ये स्वयं जुटा पाएंगे। इसमें ये कहा गया कि जैसे जो भी संस्थाएं बनेंगी तो उनको तो धन की आवश्यकता होगी, तो कहीं कहीं से तो चाहिए। तो पहले क्या था कि जो बलवंत राय मेहता वाली समिति थी उसमें ये था कि उनको जो केंद्र से जो पैसा मिलेगा, ठीक है, उससे वो योजनाओं को लागू करवाएंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि आप ऐसे मत कीजिए, आप वित्त निगम की स्थापना कर दीजिए, और वो स्थानीय लेवल पे ही टैक्स लगा के बेसिक लेवल पे वो धन का कलेक्शन करेंगे और अपनी सारी योजनाओं को स्वयं लागू करेंगे। इसके बाद में जो SC/ST जो जनसंख्या रहेगी, ठीक है, उसके लिए सीट का आरक्षण भी होना चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है ये चुनाव जो है वो संपन्न कराएगा। ठीक है, ऑडिट करने की अथॉरिटी होनी चाहिए कि जो भी पैसा कलेक्ट हुआ है वो पैसा कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, होता क्या है कि इसमें जो जनता सरकार है, जनता दल सरकार गिर जाती है, उसके बाद जो इसकी सिफारिशें हैं वो रद्द हो जाती हैं सारी की सारी। उसके बाद समिति बनती है GV राव समिति, ये बनती है 1985 में, और ये बनती कैसे है, योजना आयोग की सिफारिश पे समिति गठित होती है। इसका सुझाव था कि ये 4 स्तरीय जो है वो जो व्यवस्था है उसको लागू करने की सिफारिश करती है। उसमें गांव लेवल पे, मंडल पे, जिला पे, और इसमें राज्य लेवल एक नया ऐड हो गया है। ठीक है, तो ग्राम लेवल पे ग्राम सभा, मंडल पंचायत और जिला परिषद और राज्य विकास परिषद, इसने 4 संस्थाओं को गठित करने को कहा। इसमें जो जिला परिषद है, जिला परिषद उसको सर्वाधिक महत्व दिया गया, मतलब कि जो प्लान है वो जिला परिषद इसमें तैयार करेगा। वित्त आयोग के गठन की बात कही गई, और उसमें कहा गया कि जो पंचायतों का कार्यकाल उसको 5 वर्ष किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि जो SC/ST हैं उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की बात जो है वो सबसे पहले किसने की थी, तो GV राव समिति ने की थी। इसकी भी मांग को अस्वीकार कर दिया गया। आते उसके बाद LM सिंघवी की समिति, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 1986 में समिति बनी हुई है, और ये राजीव गांधी की सिफारिश पे ये बनाई गई थी। ये ऐसी पहली समिति थी जिसने जो स्थानीय संस्थाएं हैं, जो स्थानीय सुशासन है, जो भी 2, 3, 4 स्तर जो भी है, उसको संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की इसने सिफारिश की थी। इसने ये नहीं कहा कि 2 लेवल होगा, 3 लेवल होगा, इसने ये कहा कि इसको संवैधानिक जो मान्यता है उसको प्रदान किया जाए, क्योंकि जब संवैधानिक चीज़ें हो जाएंगी तो वो अच्छे तरीके से लागू हो सकती हैं। ठीक है, अन्य सुझाव उसके क्या क्या थे कि जो चुनाव होगा वो गैर दलीय होगा, और न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालयों की स्थापना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ग्राम में न्यायालय और न्याय पंचायत की स्थापना की जाएगी। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश की थी इसने। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, जो प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार करने की बात कही गई थी, वो GV राव समिति के द्वारा कहा गया है। ठीक है, उसके बाद आती है PK थुंगन समिति, ये 1988 की समिति है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने भी पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था। और इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि जो पंचायतों का जो सीधा संबंध है वो सीधे सीधे किससे होना चाहिए, केंद्र से होना चाहिए। मतलब बेसिक लेवल पे पंचायतें रहेंगी और उसके बाद सीधे किससे ये गवर्न होंगी, तो केंद्र से ये गवर्न होंगी। ठीक है, बीच में और कोई नहीं आना चाहिए। इसमें संघ सूची में शामिल होने की सिफारिश की थी। देखिए सीधे केंद्र से गवर्न होने का मतलब क्या होगा कि जो संघ सूची है, मतलब संघ सूची का जो विषय बन जाएगा तो सीधे केंद्र के द्वारा ये गवर्न होना चालू हो जाएगा। तो ये PK थुंगन के द्वारा कहा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है। ठीक है, 1989 में होता क्या है कि जो राजीव गांधी हैं वो LM सिंघवी और PK थुंगन की सिफारिशों के आधार पर 64वां संविधान संशोधन लेके आते हैं। एक्चुअली 64वां और 65वां इसमें 2 है। ठीक है, और इसमें जो 64वां और 65वां है ये दोनों लोकसभा में पास, राज्यसभा में ये मंजूर हो जाता है। जो 64वां है वो नगर वाला है, वो ग्राम वाला है, और जो
65वां वाला है वो नगरीय प्रशासन के लिए है। ठीक है, इसमें राज्यसभा में नामंजूर क्यों होता है? इसमें कहा जाता है कि जो भारत में जो संघवाद का ढांचा है, संघवाद का ढांचा मतलब कि जो पावर है वो केंद्र के पास होनी चाहिए। ठीक है, और केंद्र के पास इसमें क्या हो रहा है कि पावर जो है वो गांव को दे दिया जा रहा है। तो इसमें ये कहा है कि जो संघवाद का ढांचा है वो ढांचा टूट जाएगा और इससे सेंटर जो है वो वीक हो जाएगा। ठीक है, और स्टेट जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो भारत में जो संघवाद है वो कमजोर हो जाएगा। तो इसीलिए इसको राज्यसभा में नामंजूर कर दिया गया। ये जो अन्य समितियों वाला पोर्शन है ना, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे और इसमें मैं कुछ और समिति जो है वो ऐड करूंगा। तो अभी इसको हम लोग यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं। तो राजीव गांधी की सरकार 64वां अमेंडमेंट लेके आती है, तो ये राज्यसभा में नामंजूर हो जाता है। फिर आते हैं वीपी सिंह की सरकार। ठीक है, ये भी लेके आती है लेकिन नामंजूर हो जाता है। फिर आता है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जो है ये कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार है और ये 73वां संविधान संशोधन विधेयक लेके आती है और ये पास हो जाता है। तो 22 से 23 दिसंबर में 1992, देखिए महीना आपको याद करना है। देखिए आप अगर दिन ना याद कर पाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन महीना आपको याद होना चाहिए। तो 22 दिसंबर से 23 दिसंबर 1992 में लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः पास होता है। इसको 17 स्टेट जो है वो विधानसभाओं में ये पास होता है। उसके बाद 20 अप्रैल 1993, देखिए दिसंबर का महीना है 92 में, उसके बाद अप्रैल के महीने में ये जो प्रेसिडेंट है उस समय शंकर दयाल शर्मा प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा इसको साइन किया जाता है। और 20 अप्रैल के 4 दिन बाद 24 अप्रैल को ये पूरे देश में लागू हो जाता है। लागू कहाँ होता है? जहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा आबादी वाले राज्य हैं, केवल उन्हीं में ये लागू होता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश इसको लागू करने वाला सबसे पहला राज्य बनता है। ठीक है, जो ये मतलब जो संविधान जब ये में बन जाता है उसके बाद उसको सबसे पहले मध्य प्रदेश लागू करता है। और 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और यूपी में उसके एक्चुअली जब ये बना था 24 अप्रैल को, तो ये कहा गया कि आपको 1 वर्ष के भीतर भीतर जितने भी स्टेट हैं सबको लागू करवा लेना है अपने यहाँ। तो 24 अप्रैल से अगर हम 1 साल जोड़ेंगे तो 24 अप्रैल 94 आ जाएगा। तो उससे जस्ट 2 दिन पहले, मतलब कि 22 अप्रैल 1994 इसको लागू कराया गया, जस्ट 2 दिन पहले। अब आते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है 73वें संविधान संशोधन में। तो ये ऐड होता है पार्ट 9 के रूप में, भाग 9 के रूप में इसको ऐड किया जाता है। इसमें 16 आर्टिकल, नए आर्टिकल जोड़े जाते हैं, जिसको 243 से लेकर के, देखिए 243 से लेकर के 243 ओ तक। ओ का जो नंबर होता है वो होता है 15वां, तो 15 ये हो गया, मतलब ए से लेके ओ तक ये हो गया, और 243 एक अकेला। ठीक है, तो ये टोटल 16 आर्टिकल इसमें ऐड होते हैं। इसमें शेड्यूल 9, इसमें जो शेड्यूल 11 है इसको भी ऐड किया गया। देखिए भाग 9 ऐड होता है, शेड्यूल 11वां ऐड होता है। शेड्यूल 11वां क्या है? पंचायतों का गठन होगा, संरचना, निर्वाचन इत्यादि से संबंधित है। और इसमें कुल 29 विषय हैं जिसपे जो पंचायत है उसको विधि बनाने की जो शक्ति है वो दी गई है। इसमें जो आर्टिकल 243 है उसमें परिभाषा दिया गया है। ठीक है, 243 ए में ग्राम सभा क्या होगी, ग्राम सभा के गठन के बारे में, ग्राम सभा के बारे में है कि ग्राम सभा क्या है, तो ये राज्यपाल के द्वारा घोषित किया जाएगा। 243 के बी में कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है पंचायत का। सी में दिया गया है, सी से होता है कंपोजिशन। डी में रिजर्वेशन दिया गया है, रिजर्वेशन किसका है? महिला का, एससी का, एसटी का है। आई में फाइनेंस कमीशन दिया गया है और के में इलेक्शन ऑफ पंचायत दिया गया है। ठीक है, इतने आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम लोग जो पूरा है 243 से लेकर के और 243 ओ तक पूरा भी हम लोग देखेंगे। हम लोग को 2 चीज़ देखना है, एक तो ये आर्टिकल देखना है और एक क्या देखना है, जो संबंधित जो कमेटी हैं, ठीक है, हम लोग को वो देखना भी बाकी है। ठीक है, उसको लोग अभी लास्ट में देखेंगे। अब इसमें क्या क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया कि कुछ चीज़ें इसमें कंपलसरी होंगी। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो वॉलंटरी होंगी, मतलब कि वो स्वैच्छिक चीज़ें हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि जो ग्राम पंचायत है, चाहे मतलब जो वहाँ का जो ग्रामीण प्रशासन उसको लगा भी सकता है और नहीं भी लगा सकता है। तो उसमें क्या क्या अनिवार्य कहा गया, जो कंपलसरी है, 3 टियर सिस्टम होना चाहिए, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और ग्रामीण लेवल पे। डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए ग्रामीण लेवल पे, और इनडायरेक्ट कहाँ पे होगा? जिला पे और ब्लॉक लेवल पे। 21 वर्ष का मिनिमम आदमी होना चाहिए जो कि चुनाव लड़ेगा, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। जो रिजर्वेशन है वो SC ST को हर लेवल पे मिलेगा, मतलब हर लेवल, मतलब कि गांव के लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और जिला लेवल पे, हर लेवल पे उनको रिजर्वेशन मिलेगा। 33% जो रिजर्वेशन है वुमेन को मिलेगा हर लेवल पे। ठीक है, इलेक्शन हर 5 वर्ष पे कराया जाएगा, और जो इलेक्शन है वो कौन कराएगा? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा, मतलब राज्य निर्वाचन आयोग इसको कराएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
उसके बाद प्रोवाइड फाइनेंस एट लोअर लेवल, जो भी लोअर लेवल है उनको जो फाइनेंस है मतलब वित्त की व्यवस्था है वो कराई जाएगी। अब इसमें कुछ चीज़ें जो है वो स्वैच्छिक की गई। स्वैच्छिक क्या है, जैसे कि यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल था उसने 4 टियर सिस्टम अप्लाई किया, ठीक है। टैक्स की पावर जो वो पंचायतों को दी गई। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भूलिएगा नहीं। ये वाला जो टैक्स लगाने की पावर है वो किसको दी गई है, तो पंचायतों को दी गई है। पंचायत अगर चाहे तो टैक्स लगा सकती है या फिर नहीं लगा सकती है। और टोटल इसमें 29 विषय जो है वो बनाए गए हैं, जिसपे वो गांव पे डिपेंड करता है कि वो कोई नियम बनाए या फिर उस पर भी नियम न बनाए। ग्राम सभा, ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। किसी ग्राम की निर्वाचन नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहते हैं। मतलब कि तो वोटर लिस्ट में जितने लोगों का नाम दर्ज है वो सारे लोग क्या होंगे, ग्राम सभा के सदस्य होंगे। एक ग्राम सभा में एक से अधिक ग्राम शामिल हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अगर एक कोई ग्राम सभा है तो उसमें लगभग नॉर्मली आज के टाइम में 5 गांव रहते ही रहते हैं। ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है। कार्यकारी संस्था मतलब कि जैसे देखिए गांव में क्या होता है कि जो प्लान बनते हैं एक्चुअली में वो बनाती है ग्राम सभा ही, ठीक है। और उसको जो लागू करवाने का काम है वो कौन करता है, वो करती है ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत को कार्यकारी संस्था कहते हैं क्योंकि यही सारा काम जो गांव का है वो यही करती है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्य का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करती है, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी ग्राम पंचायत है, जैसे गांव के अब जो भी प्रधान होते हैं चाहे सचिव जो भी होते हैं, वो जो भी काम करवाएंगे वो काम अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है इसकी जांच कौन करेगा, तो वो ग्राम सभा करेगी। यही तो हुआ स्वशासन। पंचायत का गठन में उनकी संरचना, ये है आर्टिकल 243 के बी में। इसमें कहा गया है कि 3 स्तरीय पंचायत होना चाहिए। और इसमें कौन कौन है, ग्राम पे है, क्षेत्र पे है और जिला पे, ये 3 लेवल है। ऐसे राज्य की जनसंख्या जहाँ पे 20 लाख से कम जनसंख्या है, ठीक है, तो वहाँ पे जो ये बीच वाला जो है ये क्षेत्र पंचायत ये वहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, जहाँ पे भी 20 लाख से कम जनसंख्या है। पश्चिम बंगाल में 4 टियर है। अभी मैंने बताया कि 4 टियर में कौन है, तो ग्राम पंचायत है, अंचल है, आंचलिक है और फिर जिला है। ये बीच में जो मंडल की जगह पे 2 आ जाता है, अंचल और आंचलिक। 243 के सी में क्या है, इसकी संरचना है। संरचना में क्या क्या है कि पंचायतों के सभी स्थान जो है वो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाएंगे और प्रतिनिधियों के द्वारा भरे जाएंगे। मतलब जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होगा। ग्राम पंचायत का जो चुनाव है वो राज्य द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार ही होगा और मध्यवर्ती व जिला पंचायतों के अध्यक्ष का जो चुनाव है उसके द्वारा निर्धारित सदस्यों के द्वारा अपने में से किया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए हर ग्राम पंचायत से मान लीजिए कुछ प्रधान चुने गए। अब ये प्रधान जो है, जैसे मान लीजिए एक मंडल ये हो गया और एक मंडल ये है और एक मंडल ये हो गया, तो यहाँ से एक चुने गए, मंडल लेवल पे अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। अब अलग अलग जो ऐसे कुछ मंडल बने रहे होंगे, अब ये आपस में से जाएंगे, एक यहाँ पे जो समिति बनेगी और आपस में से ही एक क्या होगा, जिला लेवल पे एक अध्यक्ष चुनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग आपस में से ही जो अध्यक्ष हैं वो चुने जाएंगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, विधानसभा होती है और जो विधान परिषद होता है उसके जो सदस्य होते हैं, ठीक है, मध्यवर्ती चाहे जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा नियत किया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, देखिए जैसे जो भी जिला लेवल पे चाहे जो मंडल लेवल पे, ठीक है, जो भी समिति बनती है, जिला पंचायत बनता है चाहे जो भी है, तो उसमें जैसे मान लीजिए कि ऐसे समझिए जरा कि मान लीजिए कोई मंडल है, ठीक है, चाहे मान लीजिए कोई जिला है। अब यहाँ से आपका जो भी जिला है वहाँ से मान लीजिए कोई अगर सांसद है, ठीक है, अगर कोई सांसद है, चाहे अगर वहाँ से अगर कोई विधायक भी है, मान लीजिए कोई विधायक भी है, तो होगा क्या कि जो जिला लेवल पे जो भी समिति बनती है, जो जिला परिषद बनती है, तो जिला परिषद में ये जो सांसद होते हैं और जो ये विधायक होते हैं वो उसमें क्या होते हैं, पदेन सदस्य के रूप में ये रहते हैं। हो सकता है कि अचानक आके मीटिंग अटेंड कर लें, ठीक है, हो सकता है कि मीटिंग अटेंड ना करें, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब ये है कि जो सांसद होते हैं, चाहे जो विधायक होते हैं, चाहे जो MLA MLC जो लोग होते हैं, ये
जिला लेवल पे और मंडल लेवल पे जो भी समिति बनती है उसके ये लोग सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। पंचायतों में आरक्षण की बात करें तो पंचायतों में आरक्षण जो है वो 243 का डी है। इसमें एससी को, एसटी को और महिला को आरक्षण दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो आरक्षण मिलता है वो जनसंख्या के आधार पर मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें भी 1/3 भाग जो है वो महिलाओं के लिए सुरक्षित होता है। ठीक, कुल स्थानों का 1/3 महिलाओं के लिए। और सभी वर्गों में, जैसे कि जरूरी नहीं कि जनरल में ही महिलाओं के लिए, जितने भी वर्ग हैं सभी वर्गों में महिलाओं के लिए सुरक्षित रहेगा। और ये जो आरक्षण होगा, देखिए जो आरक्षण होगा ना, ये चक्रानुक्रम के अनुसार चलेगा, मतलब कि रोटेशन के द्वारा चलता रहता है। ठीक है। 83वां संविधान संशोधन होता है सन 2000 में। इसमें यह कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जो आरक्षण है अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। ये क्वेश्चन देखिए अलग से पूछा जाता है कि ये माफ किएगा, सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट। तो अरुणाचल प्रदेश में जो एससी जो जाति है वो वहाँ पे है ही नहीं, तो उसमें यही कहा गया 83 में कि जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो आरक्षण है वो लागू नहीं होगा। उसके बाद आता है एससी एसटी का जो आरक्षण है, ये अनुच्छेद 334 में जो निर्दिष्ट अवधि तक रहेगा। और इसमें ये 95वां संविधान संशोधन है, ये 2010 तक लागू रहेगा। इसके द्वारा ये कहा गया कि जो ये आरक्षण है एससी एसटी का, ये सन 2020 तक जो है ये बना रहेगा। इसके बाद अब एक चीज़ नोट कर लीजिए कि जो संविधान संशोधन जो 104 नंबर है, ठीक है, 104 नंबर में ये कहा गया कि ये जो एससी एसटी का जो आरक्षण है ये सन 2030 तक ये बना रहेगा। ठीक है। ये हर 10 साल के बाद ये रिवाइज होता रहता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो महिलाओं का आरक्षण है, ठीक है, महिलाओं के आरक्षण के लिए कोई सीमा नियत नहीं की गई है। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ये वाली, कि जो महिलाओं का आरक्षण, आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि जो एससी एसटी का आरक्षण है ना, हम केवल इसी की समय सीमा को बढ़ा रहे हैं, ना कि महिलाओं का जो आरक्षण है उसकी समय सीमा को। महिलाओं का आरक्षण तो 100% श्योर है कि वो हमेशा रहेगा ही रहेगा, उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। लेकिन एससी एसटी का आरक्षण रहेगा कि नहीं रहेगा आज के 20 साल बाद, ये निश्चित नहीं है। तो उसको हम क्या करते हैं कि हर 10-10 साल के बाद संविधान में संशोधन करते हैं और उसको फिर बढ़ाते रहते हैं। जैसे कि पहले 83वां हुआ, 83वां के बाद फिर 95 नंबर हुआ और 95 के बाद फिर 104 नंबर हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे 3 संविधान संशोधन आपको दिख रहे हैं और इसके पहले भी कई हुए रहे होंगे आज़ादी के बाद से। ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है, लेकिन राज्य इसको दे सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए, ओबीसी के लिए जो आरक्षण का प्रावधान नहीं है, लेकिन राज्य इसको दे सकता है। ये राज्य की पावर होती है कि वो ओबीसी के लिए दे सकता है कि नहीं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में हमारे दिया गया है, किसको? ओबीसी को पावर दिया गया है। और ये कब दिया गया था? सन 2000 में दिया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सन 2000 में किसको दिया गया? तो ओबीसी को दिया गया। और ये दिया किसके द्वारा गया था? तो पंचायती राज अधिनियम 1947 जो है, इसमें संशोधन करके ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। पंचायतों का जो कार्यकाल होता है उसको देखते हैं। तो पंचायतों का जो कार्यकाल वो प्रथम अधिवेशन से, एक इस लाइन को आप एकदम याद रख लेंगे, किस दिन से काउंट होता है? तो प्रथम अधिवेशन से काउंट होता है। 5 वर्ष तक ये दिया जाता है। अगर पंचायत के समय पूर्व भंग होने की स्थिति में, रुकिए मैं इसको ऐसा समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि 31 जून को 2025 को मान लीजिए कि पंचायत जो है वो भंग हो जाएगी और फिर से नया चुनाव होगा। ठीक है। तो अगर इसके 6 माह पूर्व अगर पंचायत भंग हो गई रहती है, ठीक है, तो मई जून हम मान के ये चलते हैं कि अगर 31 दिसंबर 2025, ठीक है, तो 31 से ये है ये 6 माह सीधे सीधे हो जाएगा। मतलब अगर 31 दिसंबर से पहले अगर कहीं की पंचायत अगर भंग हो गई है तो वहाँ पे चुनाव कराना आवश्यक है। और अगर 31 दिसंबर के बाद अगर भंग होता है कहीं भी ग्राम पंचायत, तो चुनाव कराना जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर 6 महीने से कम का समय बचा हुआ है, ठीक है, अगला इलेक्शन होने में, तो वहाँ पे चुनाव नहीं होगा। और उससे ज़्यादा का समय अगर बचा हुआ है तो वहाँ पे चुनाव होगा। एक चीज़ और कि जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे सितंबर महीने में अगर कोई पंचायत में भंग हो गई, ठीक, 2025 में, माफ कीजिएगा 2024 में,
ठीक है, अगर भंग हो गई है तो जितना भी समय बचा हुआ है अगला चुनाव होने में, सितंबर से लेकर के ये 31 जून तक जितना भी महीना है ये, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना उधर और मान लीजिए 6 महीने इधर, 10 महीना। तो अगला जो भी प्रधान चुन के आएगा वो केवल 10 महीने तक ही शासन करेगा। उसके बाद जो नया चुनाव होगा उसमें जो प्रधान चुना जाएगा फिर वो शासन करेगा। तो इसमें यही बताया गया है कि जो पुनर्गठित जो पंचायत होगी वो शेष अवधि तक के लिए ही केवल जो है वो मतलब कार्य अपना करेगी। सदस्यों की इसमें योग्यताएं क्या हैं? इसमें योग्यता यही है कि जो राज्य विधानमंडल में निर्वाचन के लिए योग्य होना, मतलब निर्वाचन के लिए योग्य होना चाहिए और 21 वर्ष आयु का होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और राज्य विधानमंडल के द्वारा अगर कोई ऐसी बनाई गई विधि है उसके अधीन हो क्या हो, वो अयोग्य ना हुआ हो। ठीक है, बस यही है। पंचायतों की इसमें शक्तियाँ क्या क्या हैं? तो राज्य विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है कि वह पंचायतों को ऐसी शक्ति दे कि वे स्वायत्त शासन के लिए समर्थ बन सकें। ये शक्तियाँ अधोलिखित हैं। कौन कौन सी इसमें शक्ति है? तो आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के लिए योजना बना सकती है ग्राम पंचायत, स्कीम निकाल सकती है, उसको कार्यान्वित कर सकती है, और 11वीं अनुसूची में जितने भी विषय बनाए, 29 जो विषय बनाए गए हैं उस पर जो है वो नियम बना सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें थर्ड वाला ही है। ठीक है, फिर आता है राज्य वित्त आयोग, ये 243 का आई है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 243 का आई है ना, आई से क्या होता है? आई से होता है इनकम। ठीक है, इनकम माने आय। आय कब होगा? मतलब जब वित्त होगा तभी तो होगा आय। तो ये होगा कि पहली बात कि एक संवैधानिक निकाय है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए राज्यपाल जो है वो प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्या क्या मिल गया कि इसको कौन बनाता है राज्य वित्त आयोग को? तो बनाता है ये राज्यपाल। कितने वर्ष के बाद बनता है? तो हर 5 वर्ष पर ये बनता है। फिर आता है राज्य निर्वाचन आयोग। निर्वाचन में क्या होता है? 243 का के होता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है, संचालन का अधीक्षण करेगा, निर्देशन करेगा और नियंत्रण करेगा, निर्वाचन नामावली को तैयार कराएगा, जितने भी क्षेत्र हैं पंचायतों पे, नगर पालिकाओं के सभी जगह पे। इसका एक निर्वाचन आयुक्त होता है जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक निर्वाचन आयुक्त बनेगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करेगा और वो पूरे प्रदेश का चुनाव जो है वो देखता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसको उसी आधार पे और उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जिस प्रक्रिया के द्वारा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट का अगर केवल ऐसे कहते कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश, ठीक, तो ऐसे नहीं है। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को जिस प्रक्रिया से हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से ये जो निर्वाचन आयुक्त होता है वो भी उसी प्रक्रिया से हटता है। पंचायत चुनाव का जो निर्णय है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का जो अधिकार है वो किसको है? राज्य के विधानमंडल को है। ठीक है, यहाँ पे निर्वाचन आयोग जो है वो विधि नहीं बनाएगा। निर्वाचन आयोग का केवल काम क्या है? निर्वाचन आयोग केवल चुनाव कराएगा। निर्वाचन से संबंधित जितनी भी विधि बनाने का काम है वो कौन करेगा? वो राज्य सरकार स्वयं करेगी, मतलब राज्य का विधानमंडल करेगा। निर्वाचन में अगर कोई हस्तक्षेप होता है तो उस पर रोक लगाई गई है, मतलब कि निर्वाचन में अगर कोई विवाद हो जाए तो उसमें न्यायालय जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और ये कहा गया 243 के ओ में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पंचायत चुनावों को अगर कोई चुनौती जो है वो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी एवं रीति के तहत ही किया जा सकता है। भाग 9 का लागू ना होना। ठीक है, अब देखिए भाग 9 जो है मतलब कि जो चुनाव वाला ये पूरा प्रोसीजर है ये कहाँ कहाँ पे लागू नहीं होगा। तो 243 के एम में कहा गया है कुछ राज्यों पर ये लागू नहीं होता। अब हम देखेंगे कौन कौन सी सिचुएशन है कि जहाँ पे ये लागू नहीं होता है। तो अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट जो भी अनुसूचित क्षेत्र है उस पर, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको कुछ मतलब नहीं है। हम लोग का इंपॉर्टेंट ये 3 क्षेत्र है। कौन सा? तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ये 3 जगह है जहाँ पे एक स्तरीय जनजातीय परिषद होती है। एक्चुअली देखिए जहाँ पे भी 20 लाख से कम की आबादी होती है, ठीक है, 20 लाख से कम की आबादी जहाँ पे भी है वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे जनजातीय परिषद होती है। ठीक है, और जनजातीय परिषद जो होती है वो कैसी होती है? वो एक स्तरीय होती है। तो ऐसे कुछ स्टेट है जहाँ पे आबादी 20 लाख से कम है, तो कौन कौन से हो गए? जैसे नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भाग 9 जो लागू नहीं होगा। उसके बाद मणिपुर के जो भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, ठीक है, वहाँ पे जिला परिषद बनाई गई है, ठीक है, वहाँ पे लागू नहीं होगा।
और पश्चिम बंगाल में हर जगह भागनौ लागू होता है, केवल कहाँ पे नहीं होगा, दार्जिलिंग जिले का जो पहाड़ी क्षेत्र है केवल वहाँ पे जो भागनौ है वो लागू नहीं होगा। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद जो है वहाँ पे काम करती है। तो जहाँ भी 20 लाख से कम आबादी है वहाँ पे भागनौ लागू नहीं होगा। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये रहती है, वहाँ पे जनजातीय परिषद होती है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक है, पंचायत जो अधिनियम 1996 है, जिसको हम लोग पेशा कहते हैं। पेशा होता क्या है एक्चुअली में, देखिए संसद जो है पेशा के संबंध में पहले तो विधि बनाने का जो अधिकार है वो किसको है, संसद को है। संसद विधि बनाकर अनुसूचित तथा आदिवासी क्षेत्रों पर भी पंचायत संबंधी जो है वो कानून जो है वो लागू करवा सकती है। मतलब इसमें ये कहा गया है कि अभी तक हम लोग जो ये वाला हिस्सा पढ़ रहे थे, ये वाला, कि जहाँ पे भागनौ लागू नहीं होगा, ठीक है, हमने उन एरिया को पढ़ा। लेकिन ये कह रहा है कि जो पेशा अधिनियम आया हुआ है उसमें ये कहा गया है कि संसद अगर चाहे तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ये भागनौ लागू नहीं होता है वहाँ पे भी जो अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पे भी पंचायत संबंधी नियम जो है वो लागू कर सकती है। तो 1996 में, ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम, पेशा का यही फुल फॉर्म होता है, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम बना, जो 24 दिसंबर 1996 से लागू है। इसे पेशा के नाम से जाना जाता है और ये 10 राज्यों में ये लागू किया गया है। तो इसमें होता क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उससे नीचे स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर डिवीजन होता है, फिर जिला होता है। अब जिला के बाद कौन कौन सा होता है, तो जिला के बाद ग्रामीण होते हैं और फिर शहरी क्षेत्र होते हैं। ग्रामीण में कौन कौन से हो गए, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, इसी को जनपद भी कहते हैं, चाहे क्षेत्र पंचायत भी इसी को कहते हैं, ठीक है। और जिला लेवल पे जिला परिषद और जिला पंचायत दोनों कहते हैं इसको। शहर में क्या क्या होता है, तो शहर में होता है नगर पंचायत होता है, फिर नगर पालिका होती है और फिर नगर निगम होता है। अब यहाँ पे कुछ एमसीक्यू दिए गए हैं, एमसीक्यू से यहाँ पे छांट के लिखा गया है। आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे अल्पसंख्यकों के लिए पंचायत में आरक्षण दिया गया है, ठीक है। वहाँ पे जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको आरक्षण दिया गया है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। महिलाओं को 50% आरक्षण तीनों स्तरों पर। देखिए अब तो फिलहाल ये मतलब ये पुराना हो गया डेटा, वर्तमान में अगर देखा जाए आंकड़ा ना, तो टोटल 21 स्टेट ऐसे हो गए हैं, ठीक है, जहाँ पे महिलाओं को 50% आरक्षण जो है वो मिलता है। केंद्र सरकार ने 2009 में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 50% आरक्षण वाला ये जो कानून बना हुआ है, ठीक है, ये कब बना हुआ है, ये 2009 में पहली बार ये दिया गया था कि कोई स्टेट जो है वो 50% महिलाओं को आरक्षण दे सकता है। उसके बाद कई स्टेट आ गया है और उन्होंने आरक्षण दिया है। एक स्तरीय केरल में, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, यहाँ पे केवल ग्राम पंचायत है। केरल राज्य में सांसदों व विधायकों को पंचायती राज व्यवस्था में पदेन सदस्यता प्रदान नहीं की गई। वे केवल ग्राम सभा में बैठक में ही भाग ले सकते हैं। देखिए जैसा मैंने बताया था कि जो मंडल होता है, ठीक है, और जो जिला होता है, इन दोनों लेवल पे जो भी समिति बनेगी उसमें वहाँ पे जो भी सांसद होंगे, विधायक होंगे, एमएलए एमएलसी जो भी होते हैं वो उसके पदेन सदस्य होते हैं, हमने ये पढ़ा था। लेकिन केरल में ऐसा नहीं होता है, वो केवल वहाँ पे बैठक में भाग ले सकते हैं और किसी भी प्रकार की वोटिंग नहीं कर सकते और पदेन सदस्य वो नहीं होते हैं। ये 2 स्तरीय जहाँ जहाँ पे होता है ये उसके बारे में है, ठीक है। 4 स्तरीय पश्चिम बंगाल में होता है। गोवा में 3 स्तरीय है। देखिए गोवा में जो मध्य वाला है ना, देखिए ये तो ग्राम पंचायत है और ये जिला परिषद तो है ही, लेकिन जो मध्य वाला है उसमें इसका नाम क्या है, तालुका समिति है। पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण करने का जो प्रयास है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाला, महिलाओं को आरक्षण देने का जो सबसे पहला जो प्रयास किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो राजीव गांधी के द्वारा किया गया था, ठीक है। 1989 में जब 64वां संविधान संशोधन आता है, जो कि फेल हो गया था बाद में जाके राज्यसभा में, ठीक है, उसी में महिलाओं के आरक्षण की बात की गई थी और इसमें 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। जैसे 64वां है वैसे यहाँ पे आप 65वां भी ऐड कर सकते हैं, 64-65 दोनों साथ ही आया था। संथानम समिति क्या है, संथानम समिति पंचायती राज संस्था जो भी उसमें वित्तीय प्रावधान से संबंधित है। ये
संस्थानम समिति। क्षेत्र पंचायत का, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो क्षेत्र पंचायत है उसका जो क्षेत्र का निर्धारण होता है वो कौन करता है, तो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है 243 के सी में। 11वीं अनुसूची का आप ये सब पढ़ सकते हैं, कुछ ये एमसीक्यू से ही लिखा हुआ है सारा। जैसे जो ग्राम पंचायत है ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है। 11वीं अनुसूची के विषय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन कौन से विषय इसमें शामिल हैं, जिसपे जो गांव है वो विधि बना सकती है। एक चीज़ और, ये जो 29 विषय है ना, ये 243 के जी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, 243 का जी। तो इसमें क्या क्या है, देखिए गांव में क्या क्या होता है आपको बस वही देखना है। देखिए कृषि होता है, कृषि का विस्तार होता है, भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी एवं भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल का प्रबंधन, पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन और मत्स्य उद्योग। कुक्कुट मतलब कि ये जो मुर्गा पालन होता है। फिर लघु वन उपज, खादी ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग हो गया, पेयजल हो गया, ग्रामीण विद्युतीकरण। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रामीण विद्युतीकरण में कौन सा होगा, ये केवल विद्युत का वितरण है, ठीक है, विद्युत वहाँ पे पहुँचाना नहीं है। मतलब विद्युत की सप्लाई से सारा मतलब कलेक्शन का जो मनी कलेक्शन का जो काम होता है वो सारा नहीं ये लोग करेंगे। यहाँ पे क्या है, ग्रामीण विद्युतीकरण में केवल विद्युत का वितरण है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। शिक्षा, शिक्षा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे शिक्षा में कौन कौन सी शिक्षा है, तो प्राथमिक शिक्षा है और माध्यमिक विद्यालय, ठीक है। यहाँ पे जो इंटर लेवल के कॉलेज होते हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो उच्च माध्यमिक है वो नहीं आएगा, ठीक है, प्राथमिक आएगा और केवल माध्यमिक आएगा। फिर प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ मतलब कि जो लोग बूढ़े हो गए हैं उनको भी अगर शिक्षा पाना है तो पा सकते हैं। पुस्तकालय, बाजार एवं मेले, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाजार एवं मेले। उसके बाद आते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, तो परिवार कल्याण बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला और बाल विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक वितरण प्रणाली, गांव में जो राशन बढ़ता है, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, ठीक है, ये भी इसी का विषय है। फिर सामाजिक वानिकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री और लघु उद्योग, लघु उद्योग भी इसी में आता है, उसमें खाद्य प्रसंस्करण भी आता है, ठीक है। तो ये 29 विषय हो गए, आप एक दो बार देखेंगे तो ये 29 विषय जो है वो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है और जो सबसे अधिक पूछा भी जाता है वो कौन कौन सा है, तो इसमें देखिए, इसमें एक विद्युत का वितरण वाला है, इसमें लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि गाँव ग्रामीण में विद्युतीकरण में विद्युत का वितरण, एक ये इंपॉर्टेंट हो गया। बाजार और मेला बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, 2। महिला बाल विकास पूछा जाता है, 3। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सामाजिक वानिकी लघु उद्योग, ये कुछ पॉइंट है जो पूछाता है। ये खादी कुटीर उद्योग पूछाता है बार बार, तो ये सब कुछ है जो पूछाता है। एक स्टेटमेंट दी गई है लॉर्ड ब्राइस के द्वारा, स्थानीय जो स्वशासन है प्रजातांत्रिक शासन की आधारशिला तथा शिक्षणशाला है, ठीक है, शिक्षणशाला है। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम कौन सा था, तो 1994 था। अब हम देखेंगे ग्राम पंचायत क्या होती है और ग्राम पंचायत में सदस्य कैसे होते हैं, प्रधान कैसे चुने जाते हैं। उसके बाद ग्राम पंचायत देखेंगे, उसके बाद फिर क्षेत्र पंचायत देखेंगे और क्षेत्र पंचायत के बाद फिर जिला पंचायत देखेंगे। हमारा जो टॉपिक है ग्रामीण प्रशासन वाला वो खत्म हो जाएगा। तो ग्राम पंचायत में 1000 से जब अधिक जनसंख्या होगी तो उसका गठन होता है। मिनिमम जनसंख्या जो है वो 1000 होनी चाहिए। सदस्यों की जो संख्या है वो 9 से 15 होती है, ठीक है। एक प्रधान, एक उप प्रधान और कुछ साधारण सदस्य होते हैं, यही जो 9 से 15 होते हैं, ठीक है। उप प्रधान का जो निर्वाचन है वो ग्राम पंचायत के सदस्य अपने में से किसी व्यक्ति को, एक लोग को चुनते हैं, और जो प्रधान का जो निर्वाचन होता है वो ग्राम सभा के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुनाता है। मतलब कि प्रधान को चुनने में जो गांव की जनता है वो वोट करेगी, सीधे डायरेक्ट वोट करेगी। और जो उप प्रधान का चुनाव है, उप प्रधान का चुनाव किससे होगा, ये जो 9 से 15 लोग हैं ना, इनमें से एक लोगों को उप प्रधान चुना जाएगा। मतलब ग्राम पंचायत के सदस्य अपने में से किसी एक को चुनते हैं। प्रधान और उप प्रधान के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष है। देखिए अब जो जनसंख्या थी ना वो 1000 मिनिमम, तो अगर 1000 मिनिमम जनसंख्या है तो 9 लोग रहेंगे। उसके बाद 2-2 बढ़ते जाएंगे, 9 2 11, 11 2 13 और 13 2 15, ठीक है।
तो हर 1000 पे 2 लोग फिर बढ़ते जाएंगे, मतलब 1000 है तो 1000 से 2000, 2000 से 3000, 3000 के ऊपर, तो 9 से 15 लोग जनसंख्या जो है वो होती है। गांव में जो जनता का जो प्रतिनिधि होता है उसको प्रधान कहते हैं, और सरकार के द्वारा जो प्रतिनिधि होता है, जो शासकीय प्रतिनिधि है, उसको क्या कहते हैं, सेक्रेटरी कहते हैं। ठीक है। कार्य में अगर देखा जाए तो टोटल 29 विषय होते हैं। देखिए, अगर विषय पूछता है तो विषय टोटल, ये विषय है, विषय कितने हैं, 29 हैं। लेकिन अगर कार्य पूछा जाए तो कार्य कितने हैं, 4 प्रकार के कार्य होते हैं। कुछ कार्य होते हैं अनिवार्य होते हैं, कुछ कार्य ऐच्छिक होते हैं, जो कि जो ग्राम पंचायत है वो अपने आय और जो भी उस पर साधन है उस पर निर्भर करते हैं। ये गांव पर डिपेंड करता है कि उसको वो करे या फिर ना करे। फिर विकास संबंधी कार्य होते हैं और न्यायिक कार्य होते हैं। न्यायिक कार्य में जो न्याय पंचायत है इसकी स्थापना का काम है। ये न्याय पंचायत होती है, 4 से 5 गांव पर एक न्याय पंचायत का गठन होता है, और इसमें जो न्याय पंचायत है वो 1000 रुपये तक का किसी को दंड लगा सकती है, और ये कारावास और जेल जैसी सज़ा जो है वो नहीं दे सकते। केवल ये आर्थिक दंड केवल ये लगा सकती है, वो भी कितना, केवल 1000 रुपये का। फिर आते हैं क्षेत्र पंचायत में, तो इसमें भी जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है, 21 वर्ष है। योग्यता इसकी क्या है कि जो राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और 21 वर्ष से ऊपर का हो। वही सेम इसमें भी है कि अगर विघटन हो जाता है, जैसे कि अगर विघटन तिथि से 6 माह की अवधि के अंदर अगर चुनाव है, ठीक है, तो चुनाव नहीं कराया जाएगा, और अगर 6 माह से ज़्यादा का समय बचा हुआ है तो चुनाव कराया जाएगा, और जो बचा हुआ समय उतने समय तक के लिए केवल ये सदस्य रहेंगे। इसमें जो जनता का प्रतिनिधि होता है उसको ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, और जो सरकार का प्रतिनिधि होता है उसको बीडीओ कहते हैं, मतलब कि खंड विकास अधिकारी कहते हैं। इसमें टोटल 32 कार्य होते हैं। ठीक है। मंडल पे इसमें एक प्रमुख होता है और निम्न सदस्य होते हैं, और फिर एक उपर प्रमुख होता है। जो प्रमुख होता है वो अप्रत्यक्ष, जैसे जितने भी प्रधान चुन के गए रहते हैं वही अपने में से, मतलब वही लोग वोट करते हैं प्रमुख को, और जितने भी सदस्य लोग हैं अपने में से एक उप प्रमुख चुनते हैं। सदस्य इसमें कौन से होंगे, तो जितने भी ग्राम पंचायत के जितने भी प्रधान हैं वो उसके सारे सारे सदस्य होते हैं। उसके बाद जो लोकसभा है, राज्यसभा है, जो विधानसभा और विधान परिषद है, उसमें जो भी उस क्षेत्र से बिलोंग करता है, मतलब उस खंड के अंदर से जो भी आता होगा वो उसमें पदेन सदस्य के रूप में रहता है। ये कौन सा है, ये पदेन है। ठीक है, पदेन सदस्य के रूप में रहता है। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, प्रत्येक 2000 व्यक्ति पर एक सदस्य जो है वो इसमें होते हैं। जिला पंचायत की बात आती है तो इसमें कौन कौन होता है, तो उसमें अध्यक्ष होता है, और जिले के समस्त क्षेत्र की जो भी ब्लॉक प्रमुख हैं, तो जो जितने भी ब्लॉक प्रमुख होते हैं वह वो इसमें सदस्य होते हैं। जैसे कि जो ब्लॉक लेवल था, ब्लॉक लेवल में सदस्य कौन था, तो ग्राम प्रधान लोग थे। उसके बाद जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जो सदस्य होते हैं इसमें, और इसमें 50,000 पे एक सदस्य जो है वो होते हैं। जैसे कि अगर कोई जिला पंचायत क्षेत्र है जहाँ की जनसंख्या मान लीजिए कि अगर 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख है, तो वहाँ पे कितने सदस्य होंगे, जैसे 50,000 पे 1 है तो 2 सदस्य हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही अगर जैसे मंडल वाला था, तो मंडल वाले में क्या था, मंडल वाले में था कि 2000 पे, देखिए 2000 पे एक सदस्य हैं, तो अगर कोई मंडल है जहाँ की आबादी मान लीजिए 30,000 है, ठीक है, तो वहाँ पे कितने सदस्य हो जाएंगे, तो 30,000 है, 2000 पे 1 लोग होते हैं, तो काट देंगे तो कितने हो जाएंगे, 15 सदस्य वहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, यही इसमें बताया गया है केवल। उसके बाद जो भी लोकसभा राज्यसभा के जो होते हैं वो तो उसमें पदेन सदस्य होते ही हैं। इसमें जो जनता का प्रतिनिधि होता है उसको जिला पंचायत कहते हैं, अध्यक्ष चाहे फिर उसको केवल अध्यक्ष कहते हैं, और जो शासन का जो प्रतिनिधि होता है उसको क्या कहते हैं, सीडीओ कहते हैं, मतलब कि जिला पंचायत सचिव कहते हैं। तो जो ग्राम लेवल पे होता है उसको क्या कहते हैं, उसको बीडीओ कहते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। जो मंडल लेवल पे होता है उसको क्या कहते हैं, उसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, और जो जिले पे होता है उसको क्या कहते हैं, उसको सीडीओ कहते हैं, मतलब कि जिला पंचायत सचिव। लास्की जो है इनका एक कथन है, स्थानीय सुशासन की व्यवस्था शासन के किसी भी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक क्या है, शिक्षाप्रद होती है। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट दी कि अधिक शिक्षाप्रद वाला, तो ये किसका है, लास्की का है। देखिए
अगर आपको ग्राम सभा का सदस्य होना है तो आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और ग्राम पंचायत के लिए 21 वर्ष। ग्राम सभा में कौन कौन लोग आते हैं? जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता है, और जो भी ग्राम पंचायत में जो लोग चुनाव जीतते हैं तो चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष मिनिमम आयु होनी चाहिए। देखिए, जो जिला पंचायत है इसको पूर्व में जिला परिषद के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उत्तर प्रदेश पंचायत जो संशोधन अधिनियम 1994 वाला है उसमें इसको बदल दिया गया। देखिए, सबसे पहले जो यूपी का जो पंचायती अधिनियम है, पंचायती राज अधिनियम, ये बना कब था? तो ये 1947 का है। जो भारत जब आज़ाद हुआ ना तो उसके बाद सबसे पहले यूपी का ही पंचायती राज अधिनियम बना था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें जब ये मतलब संवैधानिक हो जाती है ये संस्था, तो उसके बाद 1994 में इसमें संशोधन होता है। एक्चुअली ये जो 1947 का अधिनियम है ना, इसमें एक संशोधन 1961 में होता है। उसी 1961 के संशोधन से ये जो नगर प्रशासन वाला है ये सारा स्थापित किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो भी क्षेत्र समितियों की स्थापना 1961 में, यही 1961 वाले संशोधन अधिनियम से ही होती है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे नगरीय प्रशासन। देखिए, दो चीज़ छूटी हुई है, उसको मैं अभी कवर करूँगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैं भूल गया। क्या क्या छूटा हुआ है? तो पहला चीज़ छूटा हुआ है सारा का सारा आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल अभी कवर करना है कितना कितना, 243 से लेकर 243 की ओ तक। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या अभी छूटा हुआ है? इसमें छूटा हुआ है कि मतलब संबंधित समितियां, ये दो चीज़ छूटा हुआ है। अभी इसको जब ये नगर प्रशासन खत्म हो जाएगा उसके बाद उसको कवर किया जाएगा। तो नगर प्रशासन में आते हैं तो सबसे पहले 1687 ईस्वी की बात है। 1687 में कानूनी रूप से सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा मद्रास शहर के लिए नगर निगम की स्थापना की गई, ठीक है। फिर 1793 का जो चार्टर एक्ट है वो आता है, और इसके द्वारा मद्रास में, फिर कलकत्ता में और बम्बई, मद्रास मतलब क्या, इसको चेन्नई मान लीजिए, ठीक है, इन 3 जगहों पे नगर निगम की स्थापना की गई। तो सबसे पहले किसकी स्थापना की गई? नगर निगम की, ठीक है। और सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो मद्रास शहर में, वो भी 1687 में, और फिर 1993 के चार्टर एक्ट के द्वारा 3 जगहों पे की गई। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें जो नगरीय प्रशासन है उसको स्पष्ट प्रावधान किया गया। हमने ग्रामीण वाले में भी यही देखा था कि 1919 में भी जो ग्रामीण प्रशासन उसके लिए स्पष्ट प्रावधान किया गया था। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जवाहरलाल नेहरू वाला। जवाहरलाल नेहरू 1924 में और 1925 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे। 1925 में एक और इम्पोर्टेंट काम क्या हुआ था? जो सरोजनी नायडू थी उनको कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है, पहली भारतीय महिला थी। फिर 1989 में हमने देखा था कि जो राजीव गांधी थे वो 65वां लेके आए हैं, और अगर यही जो 64वां वाला था वो ग्रामीण प्रशासन के लिए था जो कि राज्यसभा में फेल हो गया था। वैसे ही ये जो नगर प्रशासन में 65वां है, तो ये भी लोकसभा में पास हो गया था, राज्यसभा में फेल हो गया था। किस लिए? कि जो संघ है, संघवाद है, संघवाद क्या पड़ जाएगा? कमज़ोर पड़ जाएगा, वीक हो जाएगा, इसलिए ये फेल हो गया। फिर 1992 में क्या होता है कि पीवी नरसिम्हा राव जो है वो सीएम बनते हैं, और 74वां संविधान संशोधन के रूप में इसको पेश किया जाता है। और हमने ये डेट भी पढ़ी थी, 22-23 दिसंबर को लोकसभा में राज्यसभा में क्रमशः पास होता है, और 20 अप्रैल 1993 को प्रेसिडेंट इस पर साइन करते हैं, और 1 जून 1994 से ये लागू हो जाता है। देखिए वो वाला कब लागू हुआ था? वो वाला लागू हुआ था कब? 24 अप्रैल पे। हम लोग पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं ना। तो 24 अप्रैल को वो लागू हुआ था, और अप्रैल के बाद मई, और फिर ये जून। तो 1 जून 1993 से ये लागू हुआ है, ठीक है। ग्रामीण वाले में कौन सा भाग जोड़ा गया था? ग्रामीण वाले में भाग 9 जोड़ा गया था, और आर्टिकल कौन सा था? तो 243 से लेकर के 243 ओ तक है। अब ओ के बाद कौन सा लेटर आता है? ओ के बाद आता है पी। तो इसमें कौन सा होगा? 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक होगा, ठीक है। जेड जी का मतलब क्या हो गया? पहले आया होगा जेड ए, फिर जेड बी, फिर जेड सी, ऐसे ऐसे करके आया होगा, तो ऐसे जेड जी तक गया होगा। ग्रामीण वाले में देखिए 16 आर्टिकल जोड़े गए थे।
इसमें कितने आर्टिकल जोड़े गए हैं, इसमें 18 आर्टिकल जोड़े गए हैं। तुलना करके आप पढ़ेंगे ना तो आराम से याद हो जाता है, भूलता नहीं है। तुलनात्मक अध्ययन हमेशा फायदेमंद होता है। तो इसमें 18 आर्टिकल जोड़े गए हैं और इसमें नई सूची कौन सी जोड़ी गई, 12वीं, और ग्रामीण वाले में कौन सी जोड़ी गई थी, 11वीं जोड़ी गई थी। इसमें 16 अनुच्छेद था, भाग 9 था, 243 से 243 ओ तक था ये, और इसमें ZG तक है। अब आते हैं पार्ट 9A के तहत क्या क्या है। तो इसमें नगर पालिकाओं का गठन जो है वो इसमें 243 के क्यू में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम का गठन किया जाएगा। नगर पंचायत उस क्षेत्र में गठन होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो वो क्या होगा, वो होगा नगर पंचायत। नगर पालिका क्या होगी, इसका गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों में होगा। और नगर निगम कहाँ होगा, जो बड़े नगरीय क्षेत्र हैं, ठीक है, वहाँ पे होगा। मतलब जो बड़ा शहर है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा काम पड़ता है इनका, तो वहाँ पे नगर निगम बनेगा। जो छोटे नगर हैं वहाँ पे नगर पालिका होगी। और फिर जो सबसे छोटे हैं, जैसे जो कस्बा होते हैं अभी ना, कस्बा हम लोग उसको कहते हैं, तो कस्बा से अभी जो शहर में जिसका ट्रांजिशन हो रहा हो वहाँ पे नगर पंचायत होती है। किंतु ऐसे नगरीय क्षेत्र जिसे राज्यपाल के द्वारा औद्योगिक नगरी घोषित कर दिया गया हो, ठीक है, हर बड़े बड़े जिलों में औद्योगिक नगरी होती है। जैसे कि गोरखपुर में क्या है, गीडा है, गोरखपुर में गीडा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नगर पालिका का गठन जो है वो नहीं किया जाएगा। मतलब कि ये जो नगर पालिका है ना, इसका गठन मध्यम वाला जो है वो उसका गठन नहीं होगा। अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पे नगर पालिका नहीं हो सकता है, वहाँ पे कि तब नगर निगम आएगा, ठीक है। स्थानों का आरक्षण अगर देखा जाए तो नगर पालिका में जो अध्यक्ष पद का जो आरक्षण संबंधी प्रावधान करने का जो अधिकार है वो भी राज्य विधानमंडल को दिया गया है। और ओबीसी के लिए नगर पालिका में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, लेकिन राज्य विधानमंडल अगर चाहता है तो वो दे सकता है। ओबीसी के लिए अगर देखा जाए तो ओबीसी के लिए जो ग्रामीण लेवल था उसमें सन 2000 में दिया गया था, वैसे ही जो नगरीय प्रशासन है उसमें भी ओबीसी को आरक्षण जो संशोधन करके सन 2000 में दे दिया गया था। नगर पालिकाओं की अवधि के बारे में हमने देखा था कि जो पहली मीटिंग होती है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि जिस दिन अनाउंस हुआ कि हाँ ये प्रधान, मतलब माफ़ कीजिएगा, ये नगर पालिका के अध्यक्ष अगर अभी बन गए हैं, ठीक है, उसके बाद मान लीजिएगा कि 7 दिन बाद अगर पहली मीटिंग होती है, ठीक है, तो उस दिन से काउंट होगा। जिस दिन पहला अधिवेशन, मतलब कि पहली मीटिंग जिस दिन बैठेगी उसी दिन से काउंट होगा। और विघटन की तिथि से, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नगर पालिका की, और जैसे कि जो ग्राम में होता है रूल, सेम वही इसमें भी होता है। मतलब कि अगर मान लिया जिसका एक्सपायरी डेट है कि आज जो है वो नगर पालिका की अवधि खत्म हो जाएगी और उसके पूर्व में 6 महीने के भीतर अगर नगर पालिका अगर भंग हो जाती है तो फिर से चुनाव नहीं कराया जाएगा, और 6 महीना से ज़्यादा का अगर समय बचा हुआ है तो चुनाव कराया जाएगा। सदस्यता के लिए क्या क्या अयोग्यताएं हैं, तो अयोग्यता में यही होगा कि राज्य विधानमंडल कोई ऐसी विधि बनाया हो जिसमें वो अयोग्य घोषित होता हो, या फिर यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, ठीक है। इसमें कहा गया कि इस आधार पे वो अयोग्य नहीं होगा कि यदि 25 वर्ष से कम आयु का हो, मतलब 25 से कम आयु का है तो वो अयोग्य नहीं होगा, लेकिन उसको 21 वर्ष का आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए, मतलब 21 से छोटा वो नहीं होना चाहिए। अयोग्यता संबंधी प्रश्न का विनिश्चय विधानसभा के द्वारा किया जाएगा, न कि कोर्ट के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर कोई अयोग्य हो रहा है इसमें, उसका निर्णय कौन करेगा, विधानसभा करेगी, न कि हाई कोर्ट करेगा, चाहे जिला पे जो कोर्ट होती है वो भी नहीं करेगा। शक्तियाँ व प्राधिकार इसमें क्या क्या है, तो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय, ये हमने पढ़ा था, ग्रामीण वाले में भी था, और इसमें 18 विषय हैं, इसमें 16 थे। अब एक होती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी मतलब जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति, ये दोनों जिला लेवल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का आर्टिकल और ये जो सदस्य है ना, 2/3 सदस्य, यहाँ पे 4/5 भाग है, ये आपको एकदम याद होना चाहिए, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखिए, जिला योजना समिति क्या होती है कि जिले में
जो भी योजनाएं बनती हैं, ठीक है, उसको यही तैयार करती है, जो जिला योजना समिति होती है। मतलब कि पूरे जिले के लिए एक विकास योजना तैयार करती है, ठीक है। जिला योजना समिति जिले स्तर पर पंचायतों व नगर पालिकाओं के सदस्यों के द्वारा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, किसके किसके द्वारा, तो जो भी पंचायत के लोग हैं वो और नगर पालिका के जो सदस्य हैं उनके द्वारा अपने में से 4/5 भाग सदस्यों का जो चयन है वो जिला योजना समिति के सदस्य के रूप में करना होगा, ठीक है। जो डीपीसी है, इसका जो अध्यक्ष है, वो अनुमोदित विकास योजना को राज्य सरकार को भेजेगा, ठीक है। मतलब होगा क्या कि देखिए, जिला पे एक कमेटी बनेगी, उसका नाम होगा जिला योजना कमेटी। किस अनुच्छेद में आती है, तो आर्टिकल ZD में आती है, 243 के ZD में आती है। इसमें सदस्य कौन कौन होगा, तो इसमें जो पंचायत लेवल है वो उसमें, और जो नगर पालिका है, इन सभी सदस्यों को मिला करके जो 100, मान लीजिए अगर 100 सदस्य हैं तो उसमें से 4/5 मतलब कि 80 लोग, मतलब कि 80% जो लोग हैं वो इसके सदस्य बनेंगे। और इसमें जो पूरा जो फिर जो प्लान तैयार होगा उसको जो जिला योजना समिति का जो भी अध्यक्ष होगा वो किसको सौंपेगा, राज्य सरकार को सौंपेगा, ठीक है। और राज्य सरकार फिर जो है उसके लिए फंड भेजती है। दूसरा इसमें कौन सा है, कमेटी ऑन मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, मतलब कि महानगर योजना समिति, ये ZE में आता है। इसमें क्या होता है कि समिति के कम से कम 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं के सदस्यों और पंचायत के अध्यक्षों के द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। जैसे महानगर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो जिला से भी बड़ा महानगर होता है, चूँकि जनसंख्या इसकी ज़्यादा होती है। महानगर में 10+ लाख जो जनसंख्या होती है वो होती है महानगर में, 10 लाख ही शहर। तो इसमें क्या है कि इसमें पंचायत के जो भी सदस्य थे वो, और जो नगर पालिका के सदस्य थे वो लोग आपस में से क्या करेंगे, एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और उसमें से 2/3 सदस्य जो होंगे, जैसे मान लीजिए कि उसमें 100 लोग अगर थे तो जिला योजना समिति बनाने के लिए हमको 80 लोगों की ज़रूरत थी। तो हमको अगर महानगर योजना समिति बनाने तो कितने लोग चाहिए, हमको 66 चाहे 67 लोग चाहिए, मतलब कि 2/3 सदस्य हमको चाहिए। इनकी जो संरचना है, जो अध्यक्ष हैं, पदों को भरने की जो रीति है वो सारा का सारा राज्य विधानमंडल के द्वारा वो तय किया जाएगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन जो विधि थी 1994 वाली थी, ये 1947 में संशोधन करके यही बना था। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपी में इस अधिनियम से पूर्व 5 प्रकार की संस्थाएं जो है वो काम करती थी जिला लेवल पे, ठीक है। एक कौन सा था, एक था नगर निगम, दूसरा था नगर पालिका, तीसरा था टाउन एरिया कमेटी, चौथा था नोटिफाइड एरिया कमेटी और पांचवा था छावनी परिषद। आज भी देखिए जहाँ पे ना कैंट एरिया होता है, आप लोग देखते होंगे, वो कैंट एरिया क्या है, यही छावनी वाला है। तो 1994 के बाद में ये जो 3 है ना, ये अंतिम की 3, ये तीनों समाप्त हो गए 1994 के बाद में, ठीक है। अब क्या क्या बच गया, बच गया हमारा नगर निगम और नगर पालिका, इसमें से 2 बच गया, ठीक। और एक जो है वो ऐड हो गया। ऐड इसमें क्या हुआ है, आप यहाँ इसको देखिए, तो नगर निगम जो है वो ये ऐड हुआ है। तो नगर पंचायत और नगर पालिका पहले से था, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे नगर पंचायत ऐड हुआ है, ठीक है। एक क्या ऐड हुआ है, नगर पंचायत जो है वो ऐड हुआ है, ये 3 हट गए, नगर पंचायत ऐड हुआ है। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी में जो नगरीय क्षेत्र हैं इनका कैसे कैसे विभाजन किया जाता है। देखिए, सबसे छोटा होता है संक्रमणशील क्षेत्र जो होता है, उसके बाद होता है लघुत्तर नगरीय क्षेत्र और होता है फिर बृहत्तर नगरीय क्षेत्र। तो जो क्षेत्र संक्रमणशील होते हैं, संक्रमणशील मतलब कि जो कस्बा होते हैं और कस्बा से वो जिला में संक्रमित होते हैं, तो वहाँ पे 30,000 से 1 लाख की अगर जनसंख्या है, अगर वहाँ पे नगर पंचायत का गठन होता है। मध्यम लेवल पे आते हैं तो 1 लाख से 5 लाख जनसंख्या होती है तो नगर पालिका का गठन होता है, और 5 लाख से अगर ऊपर जनसंख्या है तो नगर निगम का गठन होता है, ठीक है। और महानगर निगम कहाँ पे होगा, जहाँ पे 10 लाख से अधिक जनसंख्या होगी। अब ये चीज़ हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पे क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि 9 से लेकर के 15 सदस्य
ठीक है, ग्राम लेवल पे होते हैं। और मंडल लेवल पे क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि 2000 व्यक्तियों पे क्या होगा, एक सदस्य बनेगा। और जिला लेवल पे क्या पढ़ा था, 50,000 व्यक्तियों पे क्या होगा, एक सदस्य बनेगा। ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे सदस्य कैसे निर्धारित होंगे उसको देखते हैं। देखिए, सबसे छोटा हमारा क्या है, सबसे छोटा है नगर पंचायत। तो नगर पंचायत में कितने हैं, 10 से लेकर के 24 तक, हमको ये याद कर लेना है, 10 से लेकर के 24 तक। अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे ना, तो 10 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 20। और 20 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो इसमें जो आधार मतलब जो कम वाला है, मतलब कि 10 से लेकर के 24 तक है ना ये, तो 10 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 20, और फिर ये 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 60। तो आपको ये कम वाला तो याद हो गया। ठीक है, अब ज़्यादा वाला याद कर लीजिए। देखिए 10 से कितना, ये 24 है, 20 से लेकर के ये 55 है, और 55 से लेकर के 110 तक है, ये इसका दोगुना है। तो कुछ ना कुछ तो ट्रिक लगाना पड़ेगा, तो फिर आप इसको एकदम याद ही कर लीजिए जैसे रटते हैं। तो ये तो हो गए हमारे निर्वाचित सदस्य हैं। ये कौन लोग हैं, ये निर्वाचित सदस्य लोग हैं। अब कुछ होते हैं मनोनीत सदस्य भी होते हैं, जैसे कि हमने कहा था कि जो लोकसभा, राज्यसभा, चाहे विधान परिषद, विधानसभा में जो भी लोग होते हैं, तो उसमें कुछ मनोनीत लोग भी होते हैं। माफ़ कीजिएगा, मनोनीत नहीं, वो तो पदेन सदस्य थे, और कुछ इसमें मनोनीत भी होते हैं। ठीक है, तो मनोनीत कौन कौन से हो गए, देखिए आप इसको ऐसे याद करिए, 2, 3, 5, 7, माफ़ कीजिएगा 7 के बाद 10। तो 2, 3 का एक जोड़ा बन गया, 3, 5 का एक जोड़ा बन गया, और 5, 10 का एक जोड़ा बन गया। यहाँ पे 3 जोड़ा बन गया। ठीक है, 2, 3, 5, 10 से अगर हम देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले 2 से 3 मनोनीत सदस्य किस में होंगे, नगर पंचायत में। 3 से 5 किस में होंगे, नगर पालिका में। और 5 से 10 किस में होंगे, नगर निगम में। अब आपको याद हो गया होगा। और इनके जो मुख्य लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो नगर पंचायत का जो मुखिया होता है वो क्या होता है, नगर पंचायत अध्यक्ष। नगर पालिका का क्या हो गया, नगर पालिका अध्यक्ष। नगर निगम में क्या हो गया, मेयर कहते हैं, चाहे उसको नगर का प्रमुख कहते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत ढेर सारी बातें याद करने के लिए। तो पहले तो हमको ये देखना था कि कितना था ये, देखिए 30,000 से 1 लाख, 1 लाख से 5 लाख, और 5 लाख से ऊपर, और फिर 10 लाख से ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमारे निर्वाचित सदस्य थे और कितने थे, मनोनीत थे। तो मनोनीत वाले सिंपल है, 2, 3, 5 और 10। और इसमें कितना था, 10 से लेके 24 तक, 10 गुणा 20, और 20 से 60। और यहाँ पे 55 था, 55 का दोगुना कितना हो गया, 110। यहाँ पे गुणे 2 है, यहाँ गुणे 2, यहाँ गुणे 3 है। सिंपल याद करना। नगर पंचायत की संरचना देखते हैं, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, और इसमें 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें कौन से होते हैं, 3 प्रकार के इसमें सदस्य होते हैं। सदस्य में कौन कौन से हैं, तो एक तो हो गए निर्वाचित, जो चुने जाते हैं। दूसरे हो गए मनोनीत, इनको मनोनीत कौन करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट इनको मनोनीत करती है। और उसके बाद पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य में कौन कौन हो गया, तो लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि विधानसभा और विधान परिषद, ये हो गया। ये पदेन सदस्य होते हैं। इसके जो लोग होंगे वो उस एरिया से जो लोग बिलोंग करते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं। फिर मनोनीत सदस्यों को बैठकों में मतदान करने का इसमें अधिकार नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई मीटिंग होती है तो उसमें जो मनोनीत लोग हैं ये वोट नहीं करेंगे। जैसे कि हमारा कहाँ पे होता है, जैसे कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 लोग को मनोनीत करता है, तो 2 लोग वोट नहीं कर सकते हैं। और राज्यसभा में अगर देखेंगे तो 12 लोग होते हैं, तो वो भी वोट नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि अगर राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को अगर हटाना हो तो उसमें वो लोग वोट नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं हटाने में तो वोट होता है, शायद चुनने में वोट नहीं होता है। ठीक है, पदेन सदस्य क्या होते हैं, पदेन सदस्य हो गए, देखिए हमारे लोकसभा, विधानसभा, फिर राज्यसभा और विधान परिषद के वे सदस्य जो ऐसे नगर पालिका क्षेत्र के भीतर मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। निर्वाचित सदस्य क्या हो गए, जो भी लोग वार्ड समिति के अध्यक्ष बनते हैं ना, वार्ड में बटा होता है पूरा, तो वार्ड में जो भी अध्यक्ष बनते हैं वो निर्वाचित होते हैं। फिर वार्ड समिति क्या होती है, तो ऐसी नगर पालिका जिसकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, 3 लाख से 5 लाख। तो 3 लाख से 5 लाख होगा तो वहाँ पे जो मध्यम लेवल होता है, ठीक है, मध्यम लेवल, तो वहाँ पे वार्ड बनता है। ठीक है, तो वार्ड के जो अध्यक्ष होते हैं तो वहीं पे नगर पालिका जो है वो बनती है।
उसके बाद इसमें किसी नगर पालिका में सभी स्थान नगर पालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने गए व्यक्तियों के द्वारा भरे जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है जिसको वार्ड कहा जाता है। ठीक है, तो सबको पता है। अब ये पहले बहुत फेमस क्वेश्चन आता था कवाल नगर। ठीक है, कवाल क्या होते थे? कवाल मतलब कि जैसे कि के से हो गया कानपुर, ए से हो गया आगरा, वी से हो गया वाराणसी, फिर ए से हो गया इलाहाबाद और एल से क्या हो गया लखनऊ। तो ये क्या थे? कवाल नगर। पहले इनको हम कहते थे 10 लाखीय शहर। इनमें आबादी पहले क्या थी? 10 लाख से ज़्यादा होती थी। लेकिन अब जो कवाल नगरों की संख्या है ये 7 हो गई है। ठीक है, कितनी है? 7 है। तो इसमें जुड़ा कौन कौन सा है? ये जुड़ा इसमें मेरठ और ये जुड़ा इसमें गाजियाबाद। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन आता था कवाल नगर में कौन कौन सा आता है। तो एक्चुअली 10 लाख ही शहर है। उपनगर प्रमुख डिप्टी मेयर का जो चुनाव है वो सदस्यों में से अपने में से ही 1 वर्ष के लिए किया जाता है। तो एक बात आपको ये ध्यान देना, देखिए अपने में से किया जाता है ये तो सभी लोग जानते हैं। मतलब ये जो ग्राम लेवल पे होता है ना, जो मतलब जो ग्रामीण प्रशासन है, वैसे ही सेम नगर प्रशासन भी चलता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि 1 वर्ष के लिए ही जो है ये चुने जाते हैं। ठीक है, जो डिप्टी मेयर होंगे ये हर वर्ष बदलते रहते हैं। राज्य वित्त आयोग जो है वो राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। राजस्व बंटवारा मतलब कि राज्य से जो भी पैसा आता है तो कुछ पैसा तो जिला लेवल पे जाता है और कुछ पैसा ग्रामीण लेवल पे जाता है। तो ये जो बंटवारा है ये किसके लिए? तो बंटवारा कौन करेगा? ये करेगा राज्य वित्त आयोग। मनरेगा हमारा किस में है? तो आर्टिकल 41 में है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के मत लीजिएगा। मनरेगा आर्टिकल 41 ये कभी भी पूछा जाता है। अब देखिए ये जो अंतर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राम सभा का और ग्राम पंचायत का। देखिए ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा गांव की व्यवस्थापिका है, मतलब कि वो व्यवस्था करती है किसी भी काम के लिए। लेकिन ग्राम पंचायत क्या है? तो ग्राम पंचायत क्या है? कार्यकारिणी है। मतलब ग्राम सभा क्या करेगी? कार्य बताएगी कि ये कार्य हमको करना है, इस कार्य की व्यवस्था हमको करनी है। तो करनी है तो करेगा कौन? ग्राम पंचायत करेगी। तो जो करेगी उसको कार्यकारिणी कहेंगे। तो ग्राम पंचायत क्या है? कार्यकारिणी है। इसमें निर्वाचन तो इसमें होता नहीं है क्योंकि जिसका बिना वोटर लिस्ट में आ गया वो ग्राम सभा का सदस्य हो गया। तो इसमें 18 वर्ष के ऊपर जो भी लोग होंगे सारे लोग हो जाएंगे। और इसमें चुनाव होता है वो भी 21 वर्ष से जो ऊपर का होगा वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो ग्राम सभा होती है ना उसकी बैठक जो होती है वो हर वर्ष में 2 बार होती है। जो कि ग्राम पंचायत जो होती है इसकी बैठक हर महीने होती है। ठीक है, कि मतलब हर महीने मीटिंग होगा कि अब हमको ये काम करना है, अब हमको ये काम करना है। और इन लोगों को एक्चुअली गांव को बताना पड़ता है कि हमने क्या क्या काम किया है और उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुई है। ठीक है, ये जिम्मेदारी होती है किसकी? प्रधान की और सचिव की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, गांव के विकास की योजनाओं को ये लोग बनाते हैं। जो भी गांव के विकास की योजना है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जीपीडीपी कहते हैं। ठीक है, जीपीडीपी कहते हैं जो सचिव लोग बनाते हैं और सारे गांव के लोग मिलकर बनाते हैं। तो ये जीपीडीपी गांव के लोग बनाते हैं, ग्राम सभा बनाती है और इसको क्रियान्वित कौन करता है? तो ग्राम पंचायत करती है। ग्राम सभा को कर लगाने का अधिकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि कर कौन लगाएगा, तो लोग कहेंगे कि कर जो है वो ग्राम पंचायत लगाएगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। जो कर है वो ग्राम सभा लगाती है और ग्राम पंचायत को अधिकार ये नहीं होता है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है सहकारी समितियां। देखिए पता नहीं ये आएगा कि नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो सहकारी समिति क्या होती है कि सहकारी समिति में पहले उसका हिस्ट्री देख लेते हैं उसके बाद देखते हैं। तो सहकारी समिति जो है इस आंदोलन की शुरुआत होती है 1904 में। ठीक है, सहकारी साख समिति अधिनियम से इसकी जो है वो आंदोलन होती है। और इसमें भारत में जो सहकारी आंदोलन का जो जनक है उसको एफ निकोलसन को कहा जाता है। तो सहकारी समितियों का जो गठन है वो 97वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा किया गया है और ये 2011 में ये हुआ है। ठीक है, भाग 9B जोड़ा गया है। तो भाग 9A किसके लिए जोड़ा गया था? ग्राम के लिए जोड़ा गया था। 9B किसके लिए जोड़ा गया था? शहर के लिए जोड़ा गया था। और
माफ कीजिएगा, ये भाग 9 और 9A, 9B किसके लिए जोड़ा गया है, तो सहकारी समिति इसके लिए जोड़ा गया था। ठीक है, और इसमें अनुच्छेद जो है वो ZH से लेकर ZT के तक है। इसमें हमारा क्या था, 243 से लेकर के 243 ओ तक था, 243 ओ से लेकर के इसमें कहाँ तक था, तो ZG तक था, और ZG के बाद ZH आता है, ZH से लेकर के कहाँ तक है, तो ZT तक है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें 16 आर्टिकल जोड़ा गया था, इसमें 18 आर्टिकल जोड़ा गया था, और इसमें अगर देखें कितना आर्टिकल जोड़ा गया है, तो 8 है ना, H 8वें नंबर पे होता है और T कितने पे होता है, 20वें नंबर पे होता है। तो 20 में से 8 किया, कितना बच गया, 12, धन 1 13, मतलब कि इसमें 13 आर्टिकल जो है वो जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनको आपको याद रखना है। वैसे आप एक बना के लिख लेंगे तो हमेशा ऐसे याद रहेगा। तो ये होती क्या है, ये होती क्या है कि एक्चुअली जैसे जो भी सरकार के जो काम होते हैं ना, उनको कुछ समितियों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, सरकार जो होती है इन समितियों की मदद लेती है। इसमें जो ZH है, इसके तहत सहकारी समिति, बहुराज्यिक सहकारी समिति और राज्य स्तरीय सहकारी समिति को इसमें परिभाषित किया गया। मतलब कि जो ZH वाला हिस्सा है उसमें केवल परिभाषा दिया गया है। ठीक है, ये इसमें कुछ अगर आपको कुछ याद करना हो तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। ZH में केवल परिभाषा है, आप ये देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है ZJ वाला, ZJ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछता क्या, इसमें पूछता कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, यही बार बार पूछाता है कि जो सहकारी समिति होती है उसमें जो निदेशक होते हैं उनकी अधिकतम संख्या जो है वो 21 हो सकती है, जिसमें से एक स्थान जो है वो अनुसूचित जाति चाहे अनुसूचित जनजाति, मतलब एक स्थान SC चाहे ST के लिए सुरक्षित होता है, और 2 स्थान महिलाओं के लिए। देखिए, तो 2 स्थान हो गया और 1 स्थान, ये 3 स्थान सेफ होता है। ठीक है, रिजर्व होता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि ये जो 21 लोग होते हैं ना, जो 21 सदस्य हैं, 21 सदस्य के अतिरिक्त इसमें 2 अन्य सदस्य होते हैं, और इनको हम लोग कहते हैं क्या, इनको कहते हैं सहयोजक सदस्य, मतलब कि को-ऑप्टेड मेंबर्स के रूप में इनको जाना जाता है। किसी भी निर्वाचन में मतदान करने, बोर्ड के किसी भी पदाधिकारी के रूप में चुने जाने का अधिकार इनको नहीं होता है, जो सहयोजक मेंबर होते हैं इनको। सहकारी समिति का कार्यकारी जो निदेशक होता है वो बोर्ड का सदस्य होता है, और उसकी गणना निदेशक बोर्ड की अधिकतम संख्या 21 में नहीं की जाती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि हमने कहा कि 21 लोग जो है वो मैक्सिमम जो डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन जो इसका कार्यकारी जो निदेशक होगा वो इस 21 के बाहर है। मतलब कि 21 तो इसके वो हो गया सदस्य, और एक इसका कार्यकारी निदेशक हो गया। 5 वर्ष के लिए लोग बनते हैं। ठीक है, और वही वाला है कि दमन की तिथि से 6 माह के भीतर चुनाव करा लिया जाएगा, कि अगर 6 महीने का समय बचा हुआ है तब, और इसमें कुछ बहुत पैसा है नहीं। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत अगर देखेंगे तो 1904 हमने अभी को पढ़ा था, सहकारी साख समिति अधिनियम के द्वारा हुआ था, ये भी हमने अभी को पढ़ा। और F निकोलसन जो इसके वो फादर है वो भी कहे जाते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। ये आप देख सकते हैं कि जो DR गाडगिल हैं उनको 1944 में कृषि उप कमेटी जो है वो इनके द्वारा गठित की गई थी। ठीक है, कृषि से संबंधित उप कमेटी, बस। और तो सारा ये पॉलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि जो सहकारिता है, सहकारिता की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, तो वो यूरोप में हुई है। और सहकारी स्टार आंदोलन, ठीक है, देखिए जो सहकारी स्टार, माफ कीजिएगा, ये स्टोर है, सहकारी स्टोर आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो ब्रिटेन में सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था। तो सहकारिता की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, यूरोप में, और यूरोप में भी कहाँ पे, ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में भी किस आंदोलन के द्वारा, तो सहकारी स्टोर आंदोलन के द्वारा ये स्टार्ट हुआ था। हम लोगों ने देखिए पढ़ा था, ये नोटिफाइड एरिया कमेटी पढ़ा था।
और टाउन एरिया कमेटी पढ़ा था। टाउन एरिया कमेटी क्या होता है? और नगर पालिका संस्था है। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट देखिए बचा नहीं है। ये जो कंटोनमेंट एरिया होता है ना, जो छावनी क्षेत्र होता है, ये 1924 में केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये इसका निर्माण किया गया था। तो अब ये खत्म होता है और हमने एक टॉपिक अभी छोड़ा हुआ था हमारा, क्या था? जो समितियां थी वो, और दूसरा क्या था? आर्टिकल। अब हम लोग वो देखेंगे। तो ये है वो आर्टिकल जो छूट गए थे। चलिए इसको बारी बारी से देखते हैं। देखिए पहले तो ये अनुच्छेद जो 243 है, अनुच्छेद 243, इसमें इसकी परिभाषा दी गई है। ठीक है, परिभाषा 243 का जो ए है, या फिर इसको हिंदी में आप क कह लीजिए, इसमें कहा गया है कि जो ग्राम सभा है वो ग्राम सभा होगी। इसमें कहा है कि जो ग्राम सभा है वो गांव के स्तर पे ऐसी शक्ति का प्रयोग करेगी और ऐसे काम करेगी जो राज्य विधानमंडल के द्वारा जो है वो उसको मतलब दिया गया है करने के लिए। ठीक है, यही इसमें कहा गया है। और जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत वो क्या होगी? कार्यकारी संस्था होगी। और जो ग्राम सभा है वो ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण और मूल्यांकन करेगी। इतना इतना चीज़ जो है वो 243 के क में कहा गया है। तो क में क्या क्या कहा गया है कि जो विधानमंडल के द्वारा जो भी शक्ति दी गई है, ठीक है, जो शक्ति दी गई है उसको जो ग्राम सभा है उसको वो यूज करेगी। और जो ग्राम पंचायत है वो क्या है? वो कार्यकारी संस्था है। ठीक है, और निरीक्षण करेगी। जो ग्राम सभा है वो ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण करेगी। ये तो इतना ए में कहा गया है। फिर आते हैं बी में। बी कह लीजिए चाहे इसको ख कह लीजिए। इसमें ये कहा गया है कि ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, गठन में ये कहा गया है कि ऐसे जगह पे ग्राम पंचायतों का गठन होगा जहाँ पे 20 लाख से कम जो है वो माइनस में आबादी हो। ठीक है, और जहाँ पे आबादी, माफ़ कीजिएगा, ये 20 लाख से जहाँ पे ज़्यादा आबादी हो वहाँ पे ग्राम पंचायत का गठन होगा। और जहाँ पे भी आबादी 20 लाख से कम होगी वहाँ पे जो मध्यम लेवल है, मतलब हमारा जो मंडल वाला होता है, उसका गठन वहाँ पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, गठन के बारे में बताया गया है। अब गठन में जैसे मान लीजिए हमारा पश्चिम बंगाल है तो वहाँ पे 4 लेवल का हो गया, तो ये भी गठन में ही आता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो कितने लेवल का गठन करते हैं, कि एक स्तरीय है, कि द्विस्तरीय है, कि 3 स्तरीय है, कि 4 स्तरीय है। ये सारा उसका क्या होगा? कंपोजिट गठन हो गया उसका। ठीक है, तो ये इसमें आता है। फिर आता 243 का सी। सी में क्या है? सी में इसकी संरचना के बारे में बताया गया। संरचना में क्या क्या हो जाएगा? तो संरचना में ये हो जाएगा कि जो राज्य का विधानमंडल है वो विधि के द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध बनाने की शक्ति जो है वो प्रदान की गई है। किसको प्रदान की गई है? तो राज्य विधानमंडल को। ठीक है, विधान मंडल को शक्ति ये प्रदान की गई है कि जो गांव जो होगा उसकी संरचना के बारे में पावर दी गई है राज्य विधानमंडल को कि वही बना सकता है। अब इसमें जो चुनाव होगा वो मतलब इसमें सी में ये सारा का सारा आएगा, सुनिएगा ध्यान से। इसमें जो चुनाव होगा हो सकता है कि वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। ठीक है, उसके बाद जो उसमें हमने पढ़ा था कि जो लोकसभा के, राज्यसभा के, फिर विधानसभा, विधान परिषद होते हैं, इनके जो सदस्य होते हैं वो भी पदेन सदस्य के रूप में होते हैं, तो वो भी इसी सी वाले में ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं डी वाले में। तो डी वाले में आता है आरक्षण। आरक्षण हमने पढ़ा था कि एससी को मिलता है, एसटी को मिलता है और महिला को मिलता है। ठीक है, एससी एसटी को हमारे यूपी में कितने से? सन 2006 से दिया जा रहा है। ठीक है, माफ कीजिएगा, सन 2000 से दिया जा रहा है। ये 2000 से ओबीसी को दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। और ये आरक्षण जो मिलता है ये चक्रानुक्रम के हिसाब से मिलता है। ठीक, और जो अरुणाचल प्रदेश वाला भी हम लोगों ने जो पढ़ा था कि जो 83वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें ये पढ़ा था क्या कि अरुणाचल प्रदेश में जो एससी जनजाति है वहाँ पे बिलोंग ही नहीं करती हैं। तो 83वें संशोधन में यही कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश में ये जो पंचायती राज अधिनियम है वो एससी वाला जो आरक्षण देता है वो वहाँ पे लागू नहीं होगा। ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ पहले। उसके बाद इसी को बढ़ाया गया था 83वें वाले को, फिर 95वां किया गया और फिर इसको 104वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, हमने ये सारा पढ़ा हुआ है।
ये जो आरक्षण मिलता है ये चक्रानुक्रम के हिसाब से मिलता है। और महिलाओं का जो आरक्षण होता है वो मतलब हमेशा के लिए है, उसमें कोई संशोधन नहीं करना है कि संविधान संशोधन की अब हमको 10 वर्ष बढ़ाना 10 वर्ष बढ़ाना है। तो ये क्या है, ये इसकी कोई समय सीमा नहीं है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसकी समय सीमा नहीं है। लेकिन जो SC ST वाला है ये हर 10 वर्ष में ये बढ़ता रहता है। ठीक है, तो आरक्षण वाले में यही पूरा इसका डिटेल है। अगला है इसमें जो 243 का ई है या फिर इसको अंगा कह लीजिए, ये है पंचायतों का कार्यकाल। तो कार्यकाल में यही है कि जब इनकी पहली जो मीटिंग होगी, फर्स्ट मीटिंग, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग मतलब कि जो प्रथम बैठक होगी उस दिन से काउंट होना चालू होगा और ये 5 वर्ष तक ये चलेगा। और इसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर कार्यकाल पूरा होने में अगर 6 महीने से ज़्यादा का समय अगर बचा हुआ है तो चुनाव फिर से होगा, और अगर 6 महीने से कम का समय अगर बचा हुआ है कार्यकाल खत्म होने में तो चुनाव नहीं होगा। मान लीजिए अगर 10 महीने का समय बचा हुआ है तो जो भी नया प्रधान, चाहे जो भी मंडल स्तर पे, चाहे जो भी जिला स्तर पे जो भी चुना जाएगा, वो जो बचा हुआ समय है 10 महीने का समय है केवल उसी के लिए होगा, ना कि वहाँ से 5 वर्ष के लिए वो काउंट होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं अयोग्यता के बारे में। ठीक है, F वाला जो है वो क्या है, अयोग्यता के बारे में। अयोग्यता हमारी क्या थी कि राज्य जो है वो ऐसी विधि, मतलब राज्य अगर कोई ऐसी विधि बनाया है जिसके द्वारा वो अयोग्य घोषित होते हैं तब वो अयोग्य हो सकते हैं। या फिर अगर वो 21 वर्ष से कम आयु के हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 21 वर्ष हो गया, 21 वर्ष से कम आयु के हैं तब वो अयोग्य हो सकते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये इसकी अयोग्यता हो गई। फिर आते हैं 6 में, मतलब कि G7 में, इसमें पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व दिया गया है। ठीक है, तो आपने जो भी पढ़ा हुआ है कि इनको जो 29 विषय जो दिए गए हैं, ठीक है, काम करने के, वो 243 के जी में ही आते हैं। ठीक है, इनको ये पावर दी गई है कि शक्ति दिया गया है या फिर उत्तरदायित्व दिया गया है कि आप इन इन विषय पे काम करेंगे। ठीक है, फिर आता है एच वाला, इसमें क्या, पंचायतों को कर लगाने की शक्ति दी गई है और उनकी निधियाँ, मतलब पंचायत जो है वो टैक्स लगा सकती है और उससे धन उपार्जित कर सकती है। फिर आई वाला आता है, आई में तो वित्त आयोग का गठन है, हम लोगों ने इसको पढ़ा था, इसका शॉर्टकट क्या पढ़ा था, आई से इनकम होता है, अभी शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा। फिर आता है जे वाला, जे में क्या है, लेखा आता है, जे में सारा क्या आता है, लेखा। इसका आप शॉर्टकट याद कर सकते हैं, देखिए लेखा क्या होता है, लेखा और जोखा, लेखा जोखा। तो जोखा तो हो गया जे से और लेखा हो गया क्या, ये लेखा वाला। तो लेखा किस में आता है, लेखा आता है किसमें, जोखा में, मतलब कि जे में आता है, कहते हैं ना लेखा जोखा। फिर आता है अनुच्छेद के में क्या आता है, के में आता है पंचायतों का निर्वाचन। तो निर्वाचन में जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका इसमें गठन आएगा। उसके बाद जो इसमें राज्य निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति है, ठीक है, वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उसकी जो भी सेवा शर्तें होंगी वो राज्यपाल निर्धारित करता है। इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो राज्य निर्वाचन जो आयुक्त होगा उसके सेवा और शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन जो है वो नहीं किया जा सकता है। और हमने एक इम्पॉर्टेंट बात और पढ़ी थी, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग, हमने इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और क्या पढ़ी थी कि इसको सेम उसी पद्धति से हटाया जाएगा जिस पद्धति से हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को जिस प्रकार हटाया जाता है, चाहे न्यायाधीश को, उसी प्रकार इसको हटाया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और पढ़ा था हमने कि जो पंचायत है उसके विषय में अगर जो भी विधि बनानी है वो कौन बनाएगा, तो वो राज्य का विधान मंडल बनाएगा। और पंचायत का जो चुनाव होगा अगर उसमें कुछ हेर फेर होती है तो उसका निर्णय कौन करेगा, उसका निर्णय राज्य सरकार करेगी। ठीक है, और पंचायत के चुनाव का निर्णय कौन करेगा, तो वो भी राज्य सरकार ही करेगी, कब चुनाव कराना है कब चुनाव नहीं कराना है। ये सारा का सारा जो है वो आर्टिकल के में ही आएगा, 243 के में ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं एल आता है। एल ये है कि संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना। संघ राज्य क्षेत्र मतलब कि जो यूनियन टेरिटरी हमारी हैं, ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी है उस पर भी ये लागू होता है। जहाँ पे आबादी जो है वो 20 लाख से ज़्यादा है वहाँ पे भी ये लागू होगा। एम वाले में क्या है, एम वाले में है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे ये लागू नहीं होते हैं।
मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पे लागू होते हैं, जैसे कि जो 6 शेड्यूल के क्षेत्र हैं, जैसे कि हमारा हमने पढ़ा था नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, ठीक है। इसमें एक आप दिल्ली भी ऐड कर सकते हैं। तो ये तीन क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे ये लागू होते हैं। उसके बाद एन वाला हमारा आता है, तो इसमें यह विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। आप एक सुधार कर लीजिए, ये जो है ना, ये एम वाला यहाँ पे लागू नहीं होता है, ठीक है। ये नहीं, इसमें मिस्टेक हो गया है, लागू न होना, ठीक है, दिया तो है। तो लागू ये नहीं होता है कहाँ कहाँ पे, तो नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम में। इसके बाद हम लोगों ने और क्या पढ़ा था, जो मणिपुर का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे लागू नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जनजातीय परिषद होता है, ठीक है। तो ये था हमारा। और हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ा था, एक और क्या पढ़ा था, जो पश्चिम बंगाल का जो वो क्षेत्र था, दार्जिलिंग वाला, हाँ दार्जिलिंग वाला। तो पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है वहाँ पे भी ये लागू नहीं है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था गोरखा पर्वतीय परिषद, वहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। वहाँ पे भी पंचायती राज नियम लागू नहीं होता है। एन वाला क्या कहता है, एन वाला ये कहता है कि जो भी विधि है और मतलब जो भी विद्यमान विधियाँ हैं और पंचायतों का बना रहना, मतलब कि जब तक 5 वर्ष होता है तब तक पंचायतें जो हैं वो बनी रहेंगी, अगर कोई उसमें कुछ इधर उधर कोई उल्टा पुल्टा मतलब कोई प्रावधान ना लागू हो जाए तो। फिर आता है कि 243 का जो ओ वाला आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यही है कि जो निर्वाचन संबंधी मामले हैं उसमें जो न्यायालय है उसका कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं रहेगा, मतलब न्यायालय इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसमें जो भी निर्णय लेना होगा वो राज्य का निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार लेगी। तो ये होगा हमारा सारा आर्टिकल हो गया, ठीक है। और इसमें ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ शॉर्टकट है, हम लोग जिसको देखेंगे कि ये कैसे याद हो सकता है। देखिए जो सबसे पहला वाला है वो तो परिभाषा है, तो आपको इसको याद करना नहीं है, ठीक है, आप इसको छोड़ दीजिए, इसमें कुछ बहुत वैसा नहीं है। और ए वाले में क्या कहा गया है, ग्राम सभा क्या है, तो आप इन दोनों को बस याद कर लीजिए। देखिए जो बी वाला है ना, बी वाला जो यहाँ पे गठन लिखा गया है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे बनावट। बी से क्या होता है, बी से होता है बनावट, ठीक है। बनावट क्या हो गया, गठन हो गया। संरचना जो स्टार्ट होता है वो ऑलरेडी सी से स्टार्ट होता है, क्या होता है, सी से संरचना, सी से संरचना हो गया। आरक्षण को हम लोग क्या कहते हैं, आरक्षण को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको कहते हैं रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन में कौन कौन डिजर्व करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए रिजर्वेशन आपको मिलना है तो क्या आप डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो डिजर्व आप अगर करते हैं तो रिजर्वेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे डिजर्वेशन, ठीक है। रिजर्व करते हैं कि नहीं, तो डिजर्व, आप डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं रिजर्वेशन को, ठीक है। तो ये डी हो गया, डी से डिजर्वेशन हो गया रिजर्वेशन का। उसके बाद आते हैं अगले वाले पे, अगला वाला हमारा पंचायतों का कार्यकाल। तो इंग्लिश में देखिए एक वर्ड होता है, अगर आप उसको जानते हो तो एक वर्ड होता है टेन्योर। टेन्योर मतलब क्या होता है कि कितने समय तक है वो, उसका कार्यकाल क्या है, ठीक है। तो टेन्योर में अगर आप देखेंगे तो सबसे लास्ट में ई आता है, मतलब मैंने तो उसको ऐसे ही याद किया हुआ है। तो टेन्योर में देखिए TENURE, टेन्योर, टेन्योर मतलब कि कार्यकाल हो गया। तो कार्यकाल में सबसे लास्ट में ई आता है, तो ये किस में आ गया, ये ई वाले में आ गया, ठीक है। अब ये भी हो गया। उसके बाद आ गया एफ वाला। एफ वाले में क्या है कि एफ से आप एक वर्ड याद करेंगे, फेंक दो। क्या कर दो, फेंक दो, इनको उठा करके फेंक दो का मतलब क्या होगा कि ये लोग अब अयोग्य हो गए हैं, इनको उठा करके अब फेंक दो, कुछ काम इनका नहीं है, अब उठा के इनको फेंक दो, ये लोग बाहर हो गए, ठीक। उसके बाद आते हैं जो जी वाला है। जी वाले को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पार्ले जी, ठीक है, पार्ले जी, स्वाद भरे शक्ति भरे पार्ले जी। तो पार्ले जी में अगर आप देखेंगे कि पार्ले जी खा के जो बच्चा रहता है वो खूब क्या ऐड में क्या दिखाते हैं, बच्चा खूब पावरफुल हो जाता है, उसको खूब ढेर सारी शक्ति मिलती है, उसको अधिकार मिलता है, ठीक है। तो पार्ले जी खा के उसको क्या मिलती है, शक्ति मिलती है, उसको अधिकार मिल जाता है। फिर आता है कि पंचायतों को टैक्स लगाना है, एच वाला। तो एच से इसको मैंने याद किया है कि हालत खराब, हालत खराब। हालत खराब आपकी कब होगी, जब आपके ऊपर खूब हैवी टैक्स लगेगा, ठीक है। जो भी लोग नौकरी करते हैं उन पे जब टैक्स लगता है तो उनकी हालत क्या होती है, खराब हो जाती है। तो एच से क्या हो गया, हालत खराब, और ये क्या हो गया, ये हो गया टैक्स, ठीक है। फिर आते हैं आई वाला। आई से हमने पढ़ा था क्या, आई से हो गया हमारा इनकम,
इनकम आयोग इसमें बन गया, इनकम मतलब कि वित्त, ठीक है। फिर जे से हमने क्या पढ़ा था, लेखा और जोखा, ठीक है। तो जे से हो गया जोखा जे, और लेखा तो इसमें आता ही है, ठीक है। के से निर्वाचन आयोग है, आप इसको याद कर लीजिए, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक वैसे मुझे बना नहीं है। और ये सारा हो ही गया, अब उसके बाद कुछ वैसा है नहीं। और देखिए एम जो है यहाँ पे, एन जो है ये हो गया क्या, मेंटेन। अब देखिए कुछ प्रमुख बातें हैं, ठीक है, जो आपको जाननी जरूरी है। जैसे ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अवतार किसने कहा है, तो एल एम सिंघवी जी के द्वारा कहा गया है। फिर ग्राम पंचायत के बारे में जो कहा गया है, इसको प्रजातंत्र का देवता कहा है किसने, राधा मुकुंद मुखर्जी के द्वारा। इसको लघु गणराज्य कहा है किसने, चार्ल्स मिटकॉफ के द्वारा। और बिना घास की जड़ कहा है जीवी के राव के द्वारा। पंचायती राज संस्था जो है वो दरबान के रूप में कार्य करती है, ये स्टेटमेंट किसका है, तो दांतेवाला समिति के जो अध्यक्ष थे दांतेवाला का है उनका। फिर यूपी नगरीय स्वायत्त शासन अधिनियम, ये 1916 का है, ये उत्तर प्रदेश के विषय से संबंधित है। और जो पेशा जो अधिनियम आया था, ठीक है, इसको दलीप सिंह भूरिया की सिफारिश पर ये बनाया गया था। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो कि जाननी और आवश्यक हैं। जैसे जो ग्राम पंचायत बनती है तो उसमें जो प्रधान होते हैं उनको जब चुनाव जीत करके वो आते हैं, उसके 2 वर्ष के भीतर उनको हम नहीं हटा सकते, मतलब कि 2 वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव हम नहीं लेके आ सकते हैं। और अगर एक बार अविश्वास प्रस्ताव अगर उनके खिलाफ अगर फेल हो जाता है तो फिर से हम 1 वर्ष के भीतर हम फिर से अविश्वास प्रस्ताव लेकर के हम नहीं आ सकते हैं। फिर से हमको 2 वर्ष का, मतलब 1 वर्ष का हमको फिर वेट करना पड़ेगा। प्रस्ताव लेके कितने लोग आते हैं ग्राम प्रधान के विरुद्ध, तो जितनी ग्राम सभा की जो सदस्य संख्या है उसका 1/2 लोग प्रस्ताव लेकर के आते हैं। जब बैठक होती है तो कोरम कितना होता है, तो जो ग्राम सभा की सदस्य संख्या है उसमें 1/3 जो होता है वो कोरम होता है। और वोट कितने लोग देते हैं, तो माना जाता है कि हाँ ये अभी हट जाएंगे, अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है, तो जितने लोग उपस्थित हैं और मतदान करने वाले हैं उसका 2/3। अगर एक उदाहरण के तौर पर इसको हम लेके समझ के चलें, मान लीजिए कि टोटल, मान लीजिए किसी ग्राम में मान लीजिए टोटल 2700 लोग हैं, ठीक है। तो 2700 का 1/2, चाहे इसको हम लोग सीधे सीधे 3000 लेके चलते हैं। चलिए मान लीजिए किसी गांव में 3000 लोग हैं, ठीक है। तो प्रस्ताव कितने लोग लेके आएंगे, प्रस्ताव लेके आएंगे 1500 लोग, ठीक है। उसके बाद होगा क्या कि प्रस्ताव के बाद अधिकारी आते हैं और मीटिंग होती है, तो कोरम जो होता है कि मतलब मिनिमम संख्या जो होनी चाहिए, तो ग्राम सभा की सदस्य संख्या बटी 1/3, मतलब कि 1000 लोग जो हैं वो कोरम में होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रस्ताव 1500, 1000 लोग होने चाहिए कोरम में, मतलब मीटिंग में। और जो प्रस्ताव है अगर वो पास होना है तो उसके लिए मान लीजिए कि 1000 लोग अगर कोरम में अगर उपस्थित हैं, ठीक है, तो उपस्थित तो हो गए 1000 लोग, लेकिन मतदान करने वाले कितने लोग हैं, मान लीजिए 900 लोग मतदान करने वाले हैं, तो 900 का 2/3 कितना हो जाएगा, 600 लोग। अगर 600 लोग अगर उस प्रस्ताव को पास कर देते हैं तब प्रधान जी जो है वो वहाँ से वो हट जाएंगे, ठीक है। यही पूरा इसका कैलकुलेशन है। उसके बाद एक पॉइंट इसमें क्या है कि जो पहली बैठक होती है, जब प्रधान बन के आते हैं, जो प्रधान प्रत्याशी जीतते हैं, उसके 30 दिन के भीतर पहली बैठक जो है वो हो जानी चाहिए। गांव में कुछ प्रमुख समितियां होती हैं, तो गांव में टोटल 6 समिति होती है और हर समिति में 7 आमंत्रित सदस्य होते हैं, ये प्रधान सहित होते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी समिति है, तो प्रशासनिक समिति है, निर्माण कार्य समिति है, नियोजन व विकास समिति है, स्वास्थ्य व कल्याण समिति है, शिक्षा समिति है और जल समिति है। इसमें 2 समितियां ऐसी हैं जैसे प्रशासनिक समिति और नियोजन व विकास समिति, ये 2 समिति है जिसके जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, तो ग्राम प्रधान होते हैं, ठीक है। अब हमने भी कुछ और बचा हुआ है, इधर देखिए। अब यूपी से संबंधित जो है वो कुछ अधिनियम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला जिसमें अधिनियम आता है यूपी से संबंधित, देखिए ये वाला है, उत्तर प्रदेश का जो नगर पालिका है, नगर पालिका अधिनियम 1916 है। ये 1916 के बाद जब भारत आज़ाद होता है तो मैंने बताया था कि सबसे पहले यूपी में पंचायती राज के लिए वो नियम बनता है। तो 1947 में ये उत्तर प्रदेश का पंचायती राज अधिनियम 1947 बनता है। 1947 के बाद अगर हम देखेंगे तो 1948 में इसी के तहत, ठीक है,
पंचायती राज विभाग की जो स्थापना है वो 1948 में हो जाती है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग। उसके बाद 1959 में नगर निगम की स्थापना होती है, मतलब नगर निगम अधिनियम आता है। और 1959 के बाद 1961 में क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम आता है, ठीक है। 1961 के बाद कौन सा इसमें है, तो 1994 है जो पंचायती राज अधिनियम आता है, मतलब कि ये जो 73वां संविधान संशोधन होता है उसी के बाद, ठीक है। तो पंचायती राज अधिनियम 1994 आता है। और उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन होता है, मैंने बताया था कि 22 अप्रैल 1994 को उत्तर प्रदेश में ये वाला नियम है ये बनता है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। और उसके जस्ट एक दिन बाद 23 अप्रैल को राज्य निर्वाचन आयोग का जो है वो गठन हो जाता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी जो प्रमुख अधिनियम दिए गए थे। अब हमने कहा था कि जो समितियां हैं, समितियों से संबंधित कुछ प्रमुख समितियां हैं और उनके अलावा कुछ अन्य समितियां हैं जो पढ़ना आवश्यक है। हमने पढ़ा था किसका, बलवंत राय मेहता समिति हमने पढ़ी थी। बलवंत राय मेहता 1957 में ये समिति बनी थी। ये बनी किसके लिए थी, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था उसके कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए और जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा था उसके लिए भी, ठीक है। फिर दूसरी हमारी समिति थी के संथाना में। देखिए के संथाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1963 में बना हुआ है। और ये किसके लिए बना है, ये वित्तीय प्रावधान व स्थिति की जांच के लिए, ठीक है। मतलब जो पंचायत है उसके लिए वित्त की क्या व्यवस्था है आप उसकी जांच कीजिए, और जो भी वित्त जो जारी किया जा रहा है उसका यूज क्या हो रहा है, ठीक है, उसके लिए के संथानम बनी थी। फिर है दया चौबे समिति, ये बनी हुई है 1976 में। देखिए आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि 1977 में जो अशोक मेहता जो समिति बनी है, ठीक है। देखिए 57 था, 57 के 20 साल बाद अशोक मेहता समिति बनी थी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 77 के जस्ट एक साल पहले दया चौबे समिति बनी है, किसके लिए, जांच के लिए है, तो ये भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम और पंचायती राज की समीक्षा के लिए बनी है। फिर अशोक मेहता समिति हम लोगों ने पढ़ा ही था कि पंचायती राज के, आप इसका टाइटल देख लीजिए क्या था मेन, पंचायती राज के मूल एवं प्रशासनिक ढांचे संबंधी समीक्षा के लिए, ठीक है। इसका मेन टाइटल यही था। 77 के जस्ट एक साल बाद आता है 78। देखिए 77 से एक पहले दया चौबे और 77 के एक साल बाद 78 में दांते वाला, ठीक है। जो दांते वाला समिति है ये खंड स्तर पर, मतलब कि ब्लॉक लेवल पे योजना का स्वरूप ये जांचने के लिए बना हुआ था। और देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अशोक मेहता समिति 77 में, और उसके बाद हमने सीधे क्या पढ़ा था, GV राव समिति पढ़ा था 85 में, ठीक है। तो 77 के पहले 76 और 77 के बाद 78, सेम ऐसे ही 85 हमने पढ़ा था, तो 85 के पहले 84, 85 के एक बाद 86। तो 85 के पहले क्या है, हनुमंत राव समिति। हनुमंत राव किस पे है, तो जिला लेवल पे है, ठीक है। जिला लेवल पर योजना का स्वरूप जांचने के लिए इनको बनाया गया था। फिर आती है GV राव समिति, हमने ये पढ़ा ही हुआ है। तो GV राव समिति जो मेन जो बनाई गई थी उसका जो उद्देश्य था वो यही था कि प्रशासनिक समायोजन करना और गरीबी निवारण कार्यक्रम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये चीज़ दे दिया ना तो GV राव में मुझे नहीं लगता कि कोई कर पाएगा इसको। गरीबी निवारण कार्यक्रम के लिए जांच के लिए इनको बनाया गया था। फिर आते हैं LM सिंघवी। LM सिंघवी हम लोगों ने 1986 पढ़ा हुआ। देखिए जो मेन है मैं उसको ये अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इसमें अशोक मेहता 77 और BR मेहता ये मेन है, और इसके अलावा जो अन्य समितियाँ छोटी मोटी वो है। फिर आता है PK थोंगन समिति। PK थोंगन 1988 में बनी हुई है, और ये संवैधानिक मान्यता की अनुशंसा इन लोगों ने की थी, ठीक है। LM सिंघवी ने भी संवैधानिक मान्यता की अनुशंसा की थी। फिर आती है गाडगिल समिति, ये दोनों 1988 की है, और गाडगिल समिति के आधार पे ही जो है वो 64वां संविधान संशोधन लेके आया गया था। तो ये रहा हमारा टॉपिक। और देखिए कुछ बातें और हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी मैं लिख भी देता हूँ। हमने ग्राम प्रशासन के बारे में पढ़ा है, लेकिन नगर प्रशासन मुझे लगता है कि कुछ पॉइंट इसमें से छूटा हुआ है। आप बेसिक पॉइंट जान लीजिए, या फिर मैं बोल ही देता हूँ। देखिए जो उत्तर प्रदेश में जो नगर निकाय हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, तो एक तो नगर निगम हो गया, एक नगर पालिका हो गया, और एक नगर पंचायत हो गया, ठीक है। भाग 9 क जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन होता है, 243 से लेकर 243 ZG तक है। इसमें उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि संशोधन अधिनियम 1994 के नाम से नया कानून आया था, ये सभी लोग जानते हैं। अब इसके बाद से नगर निगम जो होता है, देखिए जो नगर निगम है, तो नगर निगम में एक मेयर, एक उपमेयर, और क्या होंगे 3
सदस्य होते हैं। देखिए राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही होगी, लेकिन इसको जल्दी से खत्म किया जाए। इसमें 3 उपमेयर होते हैं, तो ये 3 प्रकार के मतलब 3 सभासद हो गए, सभासद 3 प्रकार के इसमें सभासद होते हैं। तो ये हो गया सीधे सीधे। जो मेयर का जो निर्वाचन होता है वो कैसा होता है, तो वो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि जब मेयर चुन के आते हैं तो ये पहले तो 5 वर्ष के लिए चुन के आते हैं, लेकिन अगर इनके लिए अविश्वास प्रस्ताव अगर आता है तो जैसे कि हमने ग्रामीण वाले पढ़ा था प्रशासन में कि 2 वर्ष तक कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता है, तो सेम जिला पे भी वही लागू होता है। लेकिन वहाँ पे ये था कि 1 वर्ष के बाद, ठीक है, वो पुनः आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर ये 2 वर्ष के बाद अगर आया हुआ है और वो पास अगर नहीं होता है तो फिर से वो 2 वर्ष तक फिर से वो नहीं ले आया जा सकता है। तो ये एक अंतर है ग्राम में और जिला में, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि सभासद में जो सभासद होते हैं, सभासद हमने कहा कि 3 प्रकार के होते हैं। तो सभासद कौन कौन से होते हैं, कुछ लोग तो निर्वाचित होते हैं, ठीक है, निर्वाचित के बाद कुछ लोग मनोनीत होते हैं। मनोनीत कौन करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। और इसके बाद कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग पदेन होते हैं। पदेन मतलब कि जो लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल से, मतलब कि विधानसभा और विधान परिषद से होते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर हमने इसमें क्या पढ़ा था, हमने इसमें सदस्य संख्या जो पढ़ी थी वो कितनी थी, हमने एक पढ़ा था कि 10 था, 10 से लेकर कितना था, 24 था। हमने इसको 2 गुना किया था 20 और फिर इसको 3 गुना किया था 60, और ये 55 था, 55 का 2 गुना 110, ये हमारा हो गया। तो ये निर्वाचित वाले हो गए थे। और निर्वाचित के बाद हमने क्या पढ़ा था, 2, 3, 5 और 10, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें 2 से 3, 3 से 5 और 5 से 10, ये कौन वाले हैं, तो ये लोग मनोनीत वाले हैं। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारा कुछ चीज़ हो गया। और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद अब इस टॉपिक पे कुछ बचा हुआ है। तो मेरी तरफ से ये जो टॉपिक है, ये पंचायती राज वाला, ये टॉपिक पूरी तरीके से अब ख़त्म होता है। और देखिए इसमें अगर कुछ और मैं बताना चाहूँ 1-2 पॉइंट, तो उसमें क्या बन सकता है कि, लेकिन इतना डिटेल तो मुझे लगता है आएगा नहीं। एक्चुअली जो 1947 वाला जो पंचायती राज का अधिनियम है, ये विधानसभा में पेश होता है कब, 5 जून को पेश होता है विधानसभा में, विधान परिषद में पेश होता है 16 सितंबर को, ठीक है। ये एक्चुअली ये जो जिसमें स्पेशल सब्जेक्ट होता है ना ये वाला, उसमें पूछा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अधिनियम आया हुआ है, ये सब आप मत पढ़िए। ये अधिनियम जो आया हुआ है वो किस फॉर्म में आया हुआ है, लॉर्ड माउंट बेटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लॉर्ड माउंट बेटन के काल में ही ये आया हुआ है, ठीक है। तो ये टॉपिक समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया वो लोग सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने अंत तक सुना है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ अच्छा कमेंट कर दें। ऐसे ही आपके मतलब इतने ही डीप में सारे के सारे जो चैप्टर हैं वो और आगे आते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।